जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका क्वालिटी एजुकेशन के इस बेहतरीन लर्निंग एंड लाइफ चेंजिंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता ही है, हम लोग 50 नंबर का कंप्लीट मैटर तैयार कर रहे हैं, जिसमें से 25 नंबर आपके साइंस का मैटर है और 25 नंबर की आपके क्लास आने वाली है करंट अफेयर्स की। मात्र 6 घंटे से भी कम की क्लास होगी, जिसमें पूरा कंप्लीट आपके जनवरी 2024 से लेकर अक्टूबर 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर्स मैं आपको कवर करवाने वाला हूं। जो आपका सिलेबस दिया हुआ है पशु परिचर का, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग। और ये जो अपनी क्लास है, ये एनसीईआरटी पर आधारित क्लास है। जो साथी नए जुड़े हैं, जिनको नहीं पता है, ये तीसरा एपिसोड है। इससे पहले दो जो है क्लासेस हो चुकी है कंप्लीट, और तीसरा एपिसोड आज है अपना प्रकाश का परावर्तन एवं नियम। ये आप पशु परिचर का सिलेबस देख पा रहे हो। इसमें भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन कंप्लीट हो चुका है, धातु अधातु एवं प्रमुख यौगिक, ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। आज तीसरा टॉपिक है अपना प्रकाश का परावर्तन एवं नियम। ठीक है साथियों, तो अब अपन बढ़ते हैं आगे इस तीसरे टॉपिक के साथ में। और ये तीनों टॉपिक भी आपको कल परसों तरसों के अंदर कंटिन्यूटी में रेगुलरिटी के साथ में अपने चैनल पर मिल जाएंगे। देखो आ जाओ, ये जो अपना टॉपिक है आपके एनसीईआरटी के अंदर अध्याय नंबर 9 है। क्यों? क्योंकि अपनी ये जो क्लास है कंप्लीटली एनसीईआरटी पर ही आधारित है। और अभी आपका बोर्ड भी एनसीईआरटी से ही सवाल आपको पूछ रहा है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। अब इस परावर्तन के अंदर सारे के सारे नियम आ गए, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन एवं नियम दो ही चीजें आपसे पूछी है। अपवर्तन नहीं पूछा है, तो अपन अपवर्तन वाले को नेग्लेक्ट करेंगे। अपन प्रकाश के परावर्तन और इससे संबंधित नियमों के बारे में सारी की सारी चीजें इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ये चीजें डिस्कस करने से पहले जो कल क्लास हुई थी, उस क्लास के लिए आपको एक एमसीक्यू देना था। ये एमसीक्यू आपके सामने है, मुझे कमेंट बॉक्स में आकर के इसका जवाब दो। निम्नलिखित में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? युगल विस्थापन का मतलब हो जाएगा द्विविस्थापन। तो कल मैंने आपको जो करवाया था धातु अधातु एवं प्रमुख यौगिकों से संबंधित, उसमें मैंने आपको अभिक्रिया से संबंधित भी बात बताई थी। तो मुझे जो आपको क्रियाशीलता का क्रम मैंने उसके अंदर बताया था, कौन सा क्रम? क्रियाशीलता का क्रम बताया था। इतना हिंट दे देता हूं, उस क्रियाशीलता के क्रम के आधार पर, जैसे पोटेशियम था, सोडियम था, है ना, कर दिया नाराज तूने, कार मांग कर जन्मदिन पर, आलू वाले जन्मदिन पर, ये जो सीरीज थी ना अपनी, उसी क्रियाशीलता श्रेणी के आधार पर ये सवाल आपका सोल्व होगा। और जो विद्यार्थी मुझे इस प्रश्न का राइट आंसर देगा, उस विद्यार्थी को अपनी जो पशु परिचर की टेस्ट सीरीज है, उसमें मैं 50% ऑफ दूंगा, यानी कि 50% के डिस्काउंट के साथ में उस विद्यार्थी के टेस्ट सीरीज एक्टिवेट कर दी जाएगी। इसलिए जिम्मेदारी तो आप सभी की है कि आप सभी आकर के मुझे कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब दे, अगर आपने पुरानी वाली पिछली वाली क्लास देखी है तो। क्यों? क्योंकि वो दूसरे नंबर की क्लास थी, आज अपनी है तीसरे नंबर की क्लास, तीसरा एपिसोड है। और सबसे बड़ी बात, ये जो क्लासेस हो रही है, इन सारी की सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवाई जा रही है। टेलीग्राम चैनल जिन साथियों को नहीं पता है, क्वालिटी एजुकेशन आरएस के नाम से है, जाकर के अभी ज्वाइन कर लो। इस चैनल पर सारी की सारी पीडीएफ आपको कंटिन्यूटी के साथ मिल रही है। अब देखो साथियों, आप लोगों के सामने स्क्रीन पे एनसीईआरटी के अंदर प्रकाश के परावर्तन से संबंधित एक चीज दी हुई है। पहली बात तो आपको यह पता होनी चाहिए कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। बेसिकली इतना समझ लो, परावर्तन क्या होता है। सफेद जो प्रकाश किरण पुंज होती है, उस प्रकाश किरण पुंज का किसी सतह से या किसी पृष्ठ से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाना, ये जो घटना है, ये घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। वैसे आपका जो प्रकाश है वो 3-4 अलग अलग घटनाएं दिखाता है। कौन कौन सी घटनाएं? जैसे प्रकाश एक तो आपके परावर्तन की घटना दिखाता है, जो कि मैंने आपको बताई, समतल सतह से किसी पृष्ठ से टकरा करके वापस उसी माध्यम के अंदर लौट जाना। दूसरी घटना आपका प्रकाश दिखाता है कौन सी? अपवर्तन। अपवर्तन क्या होती है? अपवर्तन बेसिकली एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जब प्रवेश करती है, तो वो सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, और विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब के पास चली जाएगी। ऐसी घटना अपवर्तन में होती है। इसके अलावा एक चीज दिखाता है आपका प्रकाश, क्या? प्रकीर्णन की घटना। प्रकीर्णन में क्या होता है? बेसिकली प्रकाश की जो किरण होती है, किसी अवरोध से टकरा करके चारों दिशाओं के अंदर फैल जाती है, वो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। और इसी प्रकीर्णन की वजह से ही आपको आसमान क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर क्या होता है? आपको आसमान के अंदर लालिमा छाई हुई दिखाई देती है। ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि प्रकाश से संबंधित चीजें हैं, और प्रकीर्णन के अंदर भी परावर्तन की घटनाएं होती है। इसी वजह से और उसी परावर्तन की घटना की वजह से आसमान आपको नीला दिखाई देता है, क्योंकि जो है आपके नीले कलर का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, बाकी कलरों का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। नीला कलर जो बहुत ज्यादा फैल जाता है, फैलने की प्रवृत्ति उसकी ज्यादा होती है, इसलिए वो प्रकीर्णित हो जाता है। ठीक है, अच्छा, प्रकीर्णन के अलावा और कौन सी घटना दर्शाता है प्रकाश? इसके अलावा प्रकाश आपका दर्शाता है साथियों एक विक्षेपण की घटना। विक्षेपण, जिसको आप वर्ण विक्षेपण भी बोलते हो, प्रिज्म में से जब प्रकाश को गुजारा जाता है तो प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। ये घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है। इसके अलावा और क्या दर्शाता है? प्रकाश के द्वारा एक घटना और दिखाई जाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की।
कौन सी? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। इस घटना में क्या होता है वो भी अपन क्लास में आगे डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि पूर्ण आंतरिक इसमें भी परावर्तन का नाम आ रहा है, तो इसके यूजेस आपसे पूछ सकता है। तो आज जो अपना डिस्कशन का बिंदु है, मुख्य बिंदु तो है अपना क्या? परावर्तन। परावर्तन क्या होता है मैंने आपको बता दिया, समतल सतह, कोई जैसे ये समतल सतह है, प्रकाश की किरण आई, इससे टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट गई, ये प्रकाश की किरण आई और टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट गई, ये जो घटना है ये क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अगर ये परावर्तन समतल सतह से हो रहा है, कौन सी सतह से? समतल सतह से, तो इस परावर्तन को नियमित परावर्तन बोलते हैं। और अगर यही परावर्तन आपकी उबड़ खाबड़ वाली सतह से हो रहा है तो उसको अनियमित परावर्तन बोलते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, परावर्तन के जो 3 इंपॉर्टेंट नियम हैं उन नियमों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि परावर्तन आपके चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं नियम। तो परावर्तन आपने जान लिया क्या होता है, अब इसके नियम भी समझ लो। 2 मुख्य नियम है प्रकाश के परावर्तन की, ये दोनों मुख्य नियम आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। पहला नियम तो क्या है? पहला नियम तो यह है कि ये जो आपतित किरण है, प्रकाश की समतल सतह पर जो किरण आ रही है, इस किरण को बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। तो ये आपतित किरण, और इसके अलावा ये जो परावर्तित किरण हो रही है, क्योंकि टकराने के पश्चात किरण उसी माध्यम में जा रही है, तो ये कौन सी किरण है? ये है परावर्तित किरण। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, और जिस बिंदु के ऊपर ये टकरा रही है, इस बिंदु को क्या बोलते हैं? इस बिंदु को बोलते हैं अभिलंब का बिंदु। और यहाँ पर एक 90 डिग्री का जो है अपन ये बनाते हैं, इसको बोलते हैं अभिलंब। इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। तो पहली बात तो ये कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों के तीनों एक ही तल पर, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित पहला नियम। और दूसरा नियम, आपतित किरण अभिलंब से जितना कोण बनाएगी ना, ये अभिलंब है, इससे आपतित किरण जितना कोण बनाएगी उतना ही कोण आपकी परावर्तित किरण बनाएगी। ये दोनों की दोनों बातें आपको परावर्तन से संबंधित विशेष रूप से ध्यान रखनी है। देखो, प्रकाश का परावर्तन, एनसीईआरटी की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। जब उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ, क्या बात बोली है इसने? उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ, यानी कि प्रकाश का परावर्तन ऐसे पृष्ठ से होता है जिसके ऊपर उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ होता है। कल वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि दर्पण के पीछे किसका, कौन सी धातु का लेपन किया जाता है? चांदी का लेपन किया जाता है। ये भी ध्यान रखना आप, चांदी जो कि आपका Ag होता है, इसका परमाणु क्रमांक 47 होता है, इस चांदी का लेपन किया जाता है। तो उच्च कोटि की पॉलिश करेंगे तभी वो जो है दर्पण क्या करेगा? प्रकाश को परावर्तित कर देगा। और चांदी के अंदर परावर्तन का सबसे ज्यादा गुण पाया जाता है। जैसे कि दर्पण, यानी कि उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ पृष्ठ, जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। आप प्रकाश के परावर्तन के नियमों से पहले से परिचित होंगे। पहला नियम क्या है प्रकाश के परावर्तन से संबंधित? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि ये जो आपतन कोण है ना, जिसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो ये आपतन कोण और परावर्तन कोण, दोनों के दोनों कोण हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। आई से बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होंगे, हमेशा, हर स्थिति के अंदर। चाहे परावर्तन खुरदरी सतह से हो रहा हो, चाहे परावर्तन गोलीय सतह से हो रहा हो, चाहे परावर्तन समतल सतह से हो रहा हो, हर परिस्थिति के अंदर आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होंगे? इक्वल होंगे, समान होंगे। ये परावर्तन का पहला नियम है, ध्यान रखना। एग्जामिनर सीधा सीधा आपसे पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों के संबंध में असत्य कथन है या सत्य कथन है, उसमें ऐसा डाल देगा कि आपतन कोण कभी कभी परावर्तन कोण के बराबर होता है, या आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ध्यान रखना, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये वाली बात है। दूसरी बात, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये दर्पण है, दर्पण का आपतन बिंदु पर ये क्या हो गया? ये मैंने खींचा जो आपके सामने, ये अभिलंब, और ये आपतित किरण, और साथ में परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण, सभी एक ही तल में मौजूद होते हैं। ये नियम भी मैंने आपको बता दिया कि आने वाली किरण और अभिलंब, दर्पण का ये जो बिंदु है एंगल का, यहां पर जो ये अभिलंब खींचा हुआ, ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण, तीनों के तीनों क्या होंगे आपके? तीनों के तीनों एक ही समतल पर या एक ही तल में स्थित होंगे, अलग अलग तलों के अंदर स्थित नहीं होंगे। तो ये परावर्तन से संबंधित 2 महत्वपूर्ण नियम है जो आपको ध्यान रखने हैं, और इनसे संबंधित आगे अपन प्रश्न भी करेंगे। आगे देखो, परावर्तन के ये नियम गोलीय पृष्ठों सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होते हैं। यानी कि परावर्तन के ये जो 2 नियम हमने पढ़े हैं, ये दोनों के दोनों नियम हर प्रकार के पृष्ठ, जो भी पृष्ठ परावर्तन का काम कर सकता है, हर प्रकार के पृष्ठ के ऊपर लागू होते हैं। अगली बात कह रहा है कि आप समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने से परिचित है। समतल दर्पण जो होता है उससे प्रतिबिंब कैसे बनता है उसके बारे में भी अभी अपन बात करेंगे। प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं हैं? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है।
देखो यहाँ पर इसने जो ये बात बोली है ना, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ये डेफिनेशन बेसिकली मेरी आप लोगों के सामने लाने के पीछे रीजन ये है कि आपके मन में एक वो चीज आए कि यार किताब में लिखी हुई चीजें मुश्किल नहीं होती है, बस उनको समझ के ये देखना होता है कि यार यहाँ से सवाल कैसा बन सकता है, और यही काम आप लोगों के लिए मेरी टीम और मैं कर रहे हैं। तो देखो, समतल दर्पण जो होता है ना, उसका प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? सदैव आभासी होता है और सीधा होता है। समतल दर्पण के बारे में ये बात आपको ध्यान रखनी है। 100% सवाल पूछा जाता है कि समतल दर्पण के बारे में असत्य कथन चुनो। समतल दर्पण का प्रतिबिंब कभी कभी आभासी होता है या सदैव आभासी होता है? तो ध्यान रखना, समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक है, दो बातें इसने बोल दी, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। और प्रतिबिंब का जो साइज होगा ना, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब का, वो वस्तु के बराबर साइज के बराबर होगा। यानी कि बिंब का साइज और प्रतिबिंब का साइज बराबर होगा। कब? जब परावर्तन होगा आपका समतल दर्पण से। दूसरी बात, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा जाता है। यानी कि समतल दर्पण से, तो देखो मैं आप लोगों को क्या करता हूं, एक कॉन्सेप्ट यहां पे समझा ही देता हूं। बेसिकली अपना जो परावर्तन है, ये तो आपने समझ लिया कि परावर्तन होता क्या है। अभी आप कहोगे कि गुरुजी टाइम पास मत करो, सीधा का सीधा सवालों पे चलो। मेरे भाई देखो, आप लोगों के सामने सारे सवाल लेके आया हूं, इससे जितने भी सवाल बन सकते हैं सारे के सारे सवाल मैं आप लोगों को सोल्व करवाने वाला हूं। बट ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं ना, इन सवालों को आप ना, मतलब जरूरी नहीं है कि मैं जो सवाल लेके आया हूं ऐसा का ऐसा एज इट इज सवाल आपके वहां आए। जरूरी यह है कि मैं इन सवालों से संबंधित जो कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा ना, उस कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल आएगा। और मेरा मोटो यही है कि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न गलत नहीं हो। और उस मोटो को फुलफिल करने के लिए मुझे आपको कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा, और आपको भी कुर्सी थाम के बैठना पड़ेगा और इन कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। बिल्कुल आसान भाषा के अंदर आपको समझाऊंगा, जैसी अपनी दैनिक जीवन की दैनिक आम बोलचाल की भाषा होती है, उसी भाषा के अंदर। देखो, मैंने आपको परावर्तन से संबंधित चीज बता दी। अब ये परावर्तन जो है ना, देखो समतल दर्पण से भी हो सकता है। जैसे ये समतल दर्पण है, दर्पण कैसा होता है? दर्पण ऐसा होता है कि वो ऐसा पृष्ठ होता है जिसकी एक तरफ की सतह को अपन क्या कर देते हैं? लेपित कर देते हैं। और लेपित करने के लिए भी हमें उच्च कोटि का पदार्थ यूज करना होता है, जैसे कि चांदी। तो इस समतल दर्पण से जो परावर्तन होता है ना, उस परावर्तन के नियमों के बारे में अपन एक पढ़ेंगे। दूसरी बात, और परावर्तन किससे होता है? और होता है एक आपके अवतल दर्पण से। कौन से दर्पण से? अवतल दर्पण से। और एक होता है उत्तल दर्पण से। देखो, एक बेहतरीन चीज आपको बताता हूं, तीन तरीके के दर्पण होते हैं आपके। एक समतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होगा? एक समतल दर्पण होगा, एक होगा आपका अवतल दर्पण, और एक होगा उत्तल दर्पण। तो जो समतल दर्पण होता है ना, इसके बारे में खास बात क्या है? आपको देखो, दर्पण से संबंधित चीजें भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि कौन से दर्पण संबंध की फोकस दूरी में है और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, या उनकी वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है या ऋणात्मक। सारी चीजें बिल्कुल आसान भाषा के अंदर आपको मैं समझाने वाला हूं। तो ये जो समतल दर्पण है, इस समतल दर्पण से जब परावर्तन होता है उसके कुछ अलग नियम है। अवतल दर्पण से परावर्तन के कुछ अलग नियम है, और उत्तल दर्पण से परावर्तन के कुछ अलग नियम है। और अपन ये भी बात करेंगे कि कौन कौन से दर्पण को दैनिक जीवन में कहां कहां पर काम में लिया जाता है। पहले ये समझ लो कि कौन से दर्पण से प्रतिबिंब की स्थिति कैसी बनती है। तो आपका जो ये समतल दर्पण है ना, इस समतल दर्पण के बारे में एक बात समझ लो। चलो मैं इसको यहां से मिटा दे रहा हूं, और ये समतल दर्पण आप समझ जाना, मैं ऊपर लिख देता हूं। ये आपका कैसा दर्पण है? ये आपका समतल दर्पण है। अब देखो, जो ये दर्पण है ना, इस दर्पण के यहां पर हमने एक मुख्य अक्ष खींच दी, और ये इसका ध्रुव हो गया बिंदु O। अब ये समतल दर्पण जब प्रकाश आएगा ना, तो ये प्रकाश अगर 90 डिग्री के एंगल पे आएगा तो वापस उसी एंगल पर चला जाएगा। और अगर ये मान लो कि इस अभिलंब पर इस प्रकार से आएगा, ठीक है, ये मान लो इसका अभिलंब पर इस प्रकार से आएगा, तो जितना एंगल इस पे बनाएगा उतने एंगल पर वापस क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब इस समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा ना साथियों, उस प्रतिबिंब के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें हैं कुछ। क्या चीजें हैं? कि समतल दर्पण से बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है, वो प्रतिबिंब कैसा होगा? पहली बात तो हमेशा सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। दूसरी बात, प्रतिबिंब जब भी सीधा बनता है तो वो कैसा होता है? आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी होता है। एक और इंपॉर्टेंट बात देखो, सीधा और आभासी तो बन गया, लेकिन समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब, उसकी साइज क्या होगी? प्रतिबिंब बिंब से बड़ा होगा या बिंब से छोटा होगा? तो समतल दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा बिंब की साइज का ही बनता है। तो ये जो प्रतिबिंब होगा हमेशा कैसा बनेगा? बिंब के आकार का ही बनेगा। ये जो मैं आपको बातें लिख रहा हूं ना यहाँ पर, इन बातों में से सवाल सीधे सीधे आपसे पूछे जाएंगे। बिंब के आकार का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बिंब के आकार का ही बनेगा। जितना प्रतिबिंब का आकार, जितना बिंब का आकार है, जैसे मान लो कि बिंब अगर इतना सा है ना, तो प्रतिबिंब भी वापस इतना सा ही बनेगा। किससे? समतल दर्पण से, हमेशा।
दूसरी बात, यहां पर जैसे देखो समतल दर्पण अपन घर में कांच देखते हैं, तो उस समतल दर्पण से बिंब की जितनी दूरी होगी ना, वो प्रतिबिंब जो दर्पण के अंदर दिखेगा ना, वो भी उसके अंदर उतनी ही दूरी पर दिखेगा। यानी समतल दर्पण से बिंब जितनी दूरी पर है, वो प्रतिबिंब भी उसके अंदर उतनी ही दूरी पर दिखेगा। तो ये जो प्रतिबिंब है, ये उतनी ही दूरी पर दिखेगा जितनी दूरी पर बिंब है, उतनी ही दूरी पर दिखेगा, दूरी पर दिखेगा जितनी दूरी पर बिंब है, जितनी दूरी पर बिंब या फिर वस्तु, जिस भी वस्तु का अपन प्रतिबिंब देख रहे हैं। तो ये जो मैंने इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों के सामने लिखी है, इन बातों से आपको सीधे सीधे सवाल पूछे जाएंगे। एक और चीज आ जाओ, जो समतल दर्पण होता है, इसके बारे में एक खास बात, इस समतल दर्पण के बारे में एक बात और बोली जाती है। इस समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है ना, वो वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, इस समतल दर्पण की, चाहे वक्रता त्रिज्या की बात कर लो या फिर फोकस दूरी की बात कर लो, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों ही कितनी होती है, अनंत होती है। क्योंकि ये बात बोली जाती है कि समतल दर्पण जो होता है वो अनंत वक्रता त्रिज्या वाले गोलीय दर्पण का ही एक भाग होता है। अब अनंत वक्रता त्रिज्या का गोलीय दर्पण लोगे मतलब बहुत, अब अनंत कोई होती है क्या, फाइनाइट, अनंत तो कुछ भी नहीं होता, इनफाइनाइट चीज होती है, यानी कि अपरिमित चीज है वो। तो उसका जब आप कोई गोलीय दर्पण लोगे, उसका कोई अंश लोगे, वो समतल दर्पण होगा। बाकी जो आपका ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण होते हैं ना, ये जैसे देखो कि ये एक इस प्रकार का गोला है, इस गोले का ये केंद्र है सी, ठीक है। अब इस गोले का ये केंद्र सी है, इस गोले को अपन क्या करेंगे, इस गोले को जब अपन इस प्रकार से काट देंगे और काट करके ये जो इतना सा पार्ट आया ना, इतना सा पार्ट, इस इतने से पार्ट की एक सतह को अपन लेपित कर देंगे किसी लेपित पदार्थ से, उच्च कोटि के लेपित पदार्थ से, परावर्तित पदार्थ से लेपित कर देंगे। तो अब ये इधर वाली जो पृष्ठ है ना, ये वाली पृष्ठ क्या करेगी, परावर्तन का काम करेगी। तब तो ये बन जाएगा कौन सा, उत्तल दर्पण बन जाएगा। और जो अंदर वाली सतह जब परावर्तन का काम करेगी, यानी कि बाहर वाली सतह को अपन लेपित कर देंगे ना, तो अंदर वाली सतह परावर्तन का काम करेगी, तो अवतल दर्पण बन जाएगा। यानी कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इन दोनों का तो एक वक्रता केंद्र होता है और एक फोकस दूरी होती है, ठीक है। वो कितनी होती है, वो डिपेंड करेगा कि कितने बड़ी वक्रता त्रिज्या का अपन ने दर्पण लेकर के या फिर गोलीय दर्पण लेके उसको काटा है। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों के दोनों गोलीय दर्पण के ही छोटे छोटे पार्ट होते हैं। जब आप इस वाली सतह को लेपित कर दोगे और उभरी हुई सतह से परावर्तन कराओगे तो वो उत्तल दर्पण कहलाएगा, और अंदर धसी हुई सतह से परावर्तन कराओगे तो वो अवतल दर्पण कहलाएगा। अभी आगे इसका भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि इसको कैसे आप ध्यान रख सकते हो। बट इतना बात ध्यान रखो कि जो आपका समतल दर्पण होता है, इसकी वक्रता त्रिज्या हो या फिर फोकस दूरी हो, कितनी होती है, अनंत होती है। आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है या फिर उसकी फोकस दूरी कितनी होती है, तो अनंत होती है। ये एनसीईआरटी के अंदर बात लिखी हुई है। अब देखो, मैं आपको समतल दर्पण से संबंधित जो भी चीजें थी सारी की सारी बता चुका हूं कि इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, हमेशा सीधा और आभासी बनेगा, और जितने आकार का बिंब है उतने ही आकार का बनेगा, और बिंब से उतनी ही दूरी पर बनेगा, मतलब प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा जितनी दूरी पर आपका बिंब रखा हुआ है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, समतल दर्पण से जो परावर्तन होता है ना, इस परावर्तन को क्या बोला जाता है, पार्श्व परावर्तन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पार्श्व परावर्तन बोला जाता है। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे साथी, इसको छाप के रख लेना। पार्श्व परावर्तन के बारे में आपसे पूछ सकता है। पार्श्व परावर्तन का मतलब क्या होता है, पार्श्व परावर्तन एक तरीके से ऐसा परावर्तन होता है जिसमें दायां भाग बायां दिखता है और बायां भाग दायां दिखता है, यानी कि उल्टा दिखने लग जाता है। जैसे आप अभी किसी समतल दर्पण के सामने खड़े हो जाओ, आपके घर में जो मिरर है उसके सामने खड़े होकर के देखो, आपका यह वाला हाथ कौन सा है, दायां हाथ है, यह आपको दर्पण में बाईं तरफ दिखेगा, है ना। क्योंकि दर्पण में आप कैसे दिखोगे, ऐसे उल्टे दिखोगे, तो दर्पण में ये वाला हाथ किस साइड में दिखेगा, इधर तो इस साइड में दिख रहा है, उधर जाएंगे तो ये इस साइड में हो जाएगा, यानी दायां भाग बायां दिखेगा और बायां भाग दायां दिखेगा। तो ये दाएं का बायां और बाएं का दायां, ये जो उल्टा दिखता है ना, इस परावर्तन को क्या बोलते हैं, पार्श्व परावर्तन बोलते हैं। और पार्श्व परावर्तन किस में होता है, समतल दर्पणों के अंदर होता है। ये बात आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है, देखो कि उतनी ही दूरी पर पीछे बनता है जितनी दूरी पर दर्पण होता है। इसके आगे देखो, इसके अतिरिक्त प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है, यानी कि जो समतल दर्पण की बात कर रहा है यहाँ पर, ये किसकी, समतल दर्पण की। ये आप समतल दर्पण के प्रतिबिंब के बारे में तो जानते ही हो, तो ये समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं उनकी ही बात कर रहा है। आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, बिंब के साइज का बनेगा, उतनी दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर बिंब है, और पार्श्व परावर्तित बनेगा। यदि परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो तो प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, आइए देखते हैं। यानी कि परावर्तन की पृष्ठ समतल की जगह पर अगर वक्रित हो तो प्रतिबिंब किस प्रकार के बनेंगे। मेरा ये कॉन्सेप्ट आपको समझाने के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य है कि आगे मैं जितने भी आपको सवाल कराऊं, हर सवाल आप चुटकियों के अंदर सोल्व कर पाओ, ठीक है। चलो आ जाओ, यहां पर क्या करते हैं, एक छोटा सा आप ये और समझ लो। जैसे ये आपने दर्पण है, ये गोलीय दर्पण है, इस गोलीय दर्पण को आपने काट लिया, क्या कर लिया आपने, काट लिया। काटने के बाद में एक तो ये वाला पार्ट बन जाएगा, यानी कि एक तो कैसा पार्ट बन जाएगा, ये ऐसा पार्ट बन जाएगा, और दूसरा कैसा पार्ट है, उधर वाला ऐसा पार्ट है,
ठीक है। अब देखो, जब मैं इस वाली सतह को क्या कर दूंगा, किसी सतह पदार्थ से या किसी धातु से लेपित कर दूंगा तो ये उभरी हुई सतह क्या करेगी, परावर्तन का काम करेगी। और जब उभरी हुई सतह परावर्तन का काम करती है ना, कैसी सतह, उभरी हुई सतह। ये सतह कैसी है मुझे बताओ, ये सतह है उभरी हुई सतह। उभरी हुई सतह है कि नहीं है, हाँ सर है। अच्छा, इस वाले के अंदर, इस वाले में मैं क्या करूंगा, बाहर का जो ये है इसको मैं किसी धातु से लेपित कर दूंगा, तो इसमें परावर्तन का काम अंदर धसी हुई सतह करेगी। कौन सा काम करेगी, परावर्तन का काम अंदर धसी हुई सतह। तो अंदर धसी हुई सतह, अंदर धसी सतह हो गई है। और ये कहां से आई, जैसे ये पूरा गोलिया दर्पण था जिसकी एक वक्रता केंद्र था, इस ये त्रिज्या होती है ना, जहां पर ये मेन सेंटर होता है, जिस त्रिज्या का ये आपके दर्पण बना हुआ है, इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो ये वक्रता केंद्र जिस दर्पण से काट के बनाया जाता है ना, जिस गोलीय दर्पण से, उस उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण का वही वक्रता केंद्र होता है। तो बाहर की सतह को लेपित कर दूंगा तो अंदर धसी हुई सतह से परावर्तन होगा, और अंदर की सतह को लेपित करूंगा तो बाहर उभरी हुई सतह से परावर्तन होगा। अब देखो, उभरी हुई सतह में क्या आ रहा है, उभरी हुई सतह में आ रहा है, आप कहोगे गुरुजी ऊ, क्या आ रहा है, ऊ। तो ऊ से बना दो क्या, उत्तल। क्या बना दोगे, उत्तल। तो ये वाला दर्पण तो कैसा हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। अब हमेशा आपके दिमाग में छप जाएगी ये बात, उभरी हुई सतह से जो उभरी हुई सतह का दर्पण होता है, यानी कि ऐसा जो दर्पण होता है वो कैसा होता है, वो होता है उत्तल दर्पण। और अंदर धसी हुई सतह में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ए से क्या बनेगा, ए से बनेगा अवतल दर्पण। क्या बनेगा, अवतल दर्पण। यानी कि अंदर धसी हुई सतह से जब भी परावर्तन होगा तो वो कैसा दर्पण होगा, वो अवतल दर्पण होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है हमेशा। अब आई होप कि आप कभी नहीं भूलोगे उत्तल दर्पण कौन सा है और अवतल दर्पण कौन सा है। अब इसके अंदर भी एक सिनेरियो और होता है जो अपन आगे समझ लेंगे कि इनसे परावर्तन कैसे होता है, इनकी चिन्ह परिपाटी क्या होती है, बिंब को कहां पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अपन अब बढ़ते हैं डायरेक्ट अपने सवालों की ओर। देखो, पहला सवाल आप लोगों के सामने, निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करें। प्रकाश सभी पृष्ठों से परावर्तित होता है। दूसरा, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है। अब देखो, आपको क्या करना है, पहला स्टेटमेंट पढ़ना है कि प्रकाश सभी पृष्ठों से परावर्तित होता है। यह बात सही है क्या, बिल्कुल। ये तो गुरुजी ने स्टार्टिंग में ही बता दी कि प्रकाश जो है कैसे ही पृष्ठ हो, चाहे वो उभरी हुई हो, चाहे वो खुरदरी हो, चाहे समतल हो, हर तरह की सतह से परावर्तित होता है। तो ये प्रकाश सभी पृष्ठों से क्या होता है, परावर्तित होता है। ये बात सही है और इसने यही बोला प्रश्नों पर विचार करो। दूसरी बात, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में, यानी कि दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसमें पार्श्व परिवर्तन होता है। पार्श्व परिवर्तन होता है कि नहीं होता, मैंने अभी आपको बताया ना, सीधा उल्टा, दायां बायां दिखता है, बायां दायां दिखता है। अब ये जो चीज होती है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि असत्य कथन का चयन करो। तो ये तो दोनों की दोनों ही बातें सही हो गई ना, दोनों ही बातें सही हो गई। तो असत्य कोई है क्या, कोई भी असत्य नहीं है, यानी कि दोनों के दोनों कथन सत्य है। तो ये पूछ रहा है असत्य का चयन करो, असत्य इनमें से कोई नहीं है। तो आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी। अब देखो कितना बेहतरीन सवाल है। सवाल में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी है कि दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, बहुत सारे साथी तो क्या करेंगे, दोनों स्टेटमेंट सही है, इस लाइन को पढ़ेंगे ही नहीं, सीधा करके आ जाएंगे दोनों ही सही है साहब। जबकि ये पूछ रहा है कि असत्य कथन का चयन करो, तो इन दोनों में से असत्य कोई भी नहीं है, इसलिए हमने आंसर क्या चूज करा है, कोई नहीं। ये सवाल आपको ये भी बताएंगे कि एग्जामिनर आपके दिमाग के साथ कैसे खेल सकता है। सवाल को अटेंड करने की आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, वो अप्रोच भी आप यहाँ से सीखोगे। क्वालिटी एजुकेशन का नाम ऐसे ही क्वालिटी नहीं है, रियल मायने में आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है। किस थ्रू, बहुत बेहतरीन कंटेंट के थ्रू। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रकाश का परावर्तन खुरदरे पृष्ठ से होता है तब परावर्तन कहलाता है। यानी कि प्रकाश का परावर्तन जब समतल पृष्ठ से ना होकर के खुरदरे पृष्ठ से होगा तो ये परावर्तन क्या कहलाएगा। ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं पीछे कि अगर समतल पृष्ठ से कोई परावर्तन होता है, प्रकाश की किरण आई टकरा करके चली गई, ये समतल पृष्ठ से परावर्तन होता है, ये वाला परावर्तन तो क्या कहलाता है, ये परावर्तन कहलाता है नियमित परावर्तन। और अगर कोई ऐसा खुरदरा पृष्ठ है और उस खुरदरे पृष्ठ से अगर प्रकाश का परावर्तन होता है तो वो परावर्तन क्या कहलाता है, वो कहलाता है विसरित परावर्तन। ध्यान रहेगा, विसरित परावर्तन, या फिर इसको आप खुरदरा परावर्तन भी कह सकते हो, विसरित परावर्तन या फिर अनियमित परावर्तन। कैसा परावर्तन, अनियमित परावर्तन। ध्यान रखना, आपसे एग्जामिनर सीधा सीधा पूछ सकता है कि अनियमित परावर्तन के बारे में निम्न में से सत्य कथन है। क्योंकि देखो मेरा उद्देश्य यहाँ पर केवल आपको सवाल सॉल्व करवाना नहीं है, मेरा टारगेट है आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना। अब देखो यहां पर एग्जामिनर आपको सवाल कैसा पूछ सकता है कि अनियमित परावर्तन के बारे में निम्न में से असत्य कथन है। कि अनियमित परावर्तन में क्या होता है, जो है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो ये तो बात आप लोगों को ध्यान है ही है, आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा बराबर होगा। दूसरी बात बोलेगा कि अनियमित परावर्तन समतल सतह से होता है। दूसरा दे देगा अनियमित परावर्तन खुरदरी सतह से होता है, तो खुरदरी सतह से होता है लेकिन समतल सतह से नहीं होता है। समतल सतह से जो परावर्तन होता है उसको नियमित परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नियमित परावर्तन। बाकी जो खुरदरे पृष्ठ से परावर्तन होगा उस परावर्तन को किस नाम से जाना जाता है, विसरित परावर्तन के नाम से। देखो ये एक डायग्राम है आपके सामने,
इस डायग्राम में साफ साफ लिखा हुआ है ये नियमित परावर्तन है, समतल सतह से प्रकाश की किरण आई और अभिलंब पर टकरा करके देखो अभिलंब से आपतन कोण जितना है उतना ही परावर्तन कोण बनाते हुए वापस परावर्तित हो गई। अब यह है अनियमित परावर्तन यानी कि खुरदरी सतह पर आकर के टकराएगी। और एक बात ध्यान रखना, प्रकाश की किरण जब भी किसी भी पृष्ठ पे टकराएगी ना तो उस पृष्ठ का उतना सा जो हिस्सा होगा ना उस हिस्से का 90 डिग्री एंगल बना देना आपको, और वहां पर प्रकाश की किरण आएगी उसी अभिलंब से उतना ही कोण, आपतन कोण जितना है उतना ही परावर्तन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर बनाते हुए जाएगी। जैसे देखो प्रकाश की किरण अगर इस जगह पर आकर के टकराएगी ना इस तरीके से इस जगह पर, तो इस वाली सतह के परपेंडिकुलर आपको एक अभिलंब बनाना है और उस अभिलंब से जितना आपतन कोण बना रही है उतना ही परावर्तन कोण बनाते हुए किरण निकल जाएगी। यानी कि पृष्ठ चाहे खुरदरा हो चाहे समतल हो, आपतन कोण और परावर्तन कोण तो हमेशा क्या होंगे, बराबर ही होंगे। तो नियमित परावर्तन तो क्या होता है, समतल पृष्ठ से होता है। अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन क्या होता है, खुरदरे पृष्ठ से होता है। एक आपके सामने है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, थोड़ा सा ये भी समझ लो, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अंदर भी आपके परावर्तन का नाम आ रहा है, तो एग्जामिनर यहां से भी सवाल आपसे पूछ सकता है। देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन बेसिकली एक ऐसी घटना है जिसके अंदर अपवर्तन और परावर्तन दोनों ही चीजें होती है। कैसे होती है, देखो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन बेसिकली अपवर्तन से ही निकल के आता है। जैसे मान लो कि ये इस तरफ तो कौन सा माध्यम है, आपका सघन माध्यम है, और इस तरफ आपका कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाती है ना मेरे प्यारे साथी, जैसे कि देखो ये अभिलंब है और सघन माध्यम है, इस सघन माध्यम से प्रकाश की किरण जब इस विरल माध्यम में जाएगी, यानी कि इस अभिलंब से जो ये कोण बना रही है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जब जाती है तो इस अभिलंब से थोड़ा सा दूर हट जाती है, तो ये एंगल ऑफ कौन सा हो जाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। यानी कि यहां पर अपवर्तन कोण होता आर, एक आर तो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन परावर्तन कोण, एक आर होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है अपवर्तन। तो इस प्रकार से ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, ये अपवर्तन का नियम होता है। अब अपन क्या करेंगे, इस आपतन कोण को इतना बढ़ाएंगे कि ये जो अपवर्तित किरण है ना, ये अपवर्तित किरण बिल्कुल अपवर्तन कोण को 90 डिग्री पर बना लेवे। यानी कि इसको इस तरीके से समझो कि जैसे जैसे अपन आपतन कोण को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे अपवर्तित कोण भी बढ़ता जाएगा। जैसे मान लो इस किरण को मैं यहां पे लेके आ जाऊं तो ये एक कोण ऐसा कोण हो जाता है जिसको अपन थीटा बोलते हैं, ये क्रांतिक कोण होता है। ऐसा आपतन कोण जिसमें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने वाली किरण अपवर्तन कोण कितना बनाती है, 90 डिग्री, यानी कि ये वाला कोण कितना बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। तब ये थीटा क्या कहलाएगा, ये क्रांतिक कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण। और जब अपन क्या करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस का आपतन कोण का मान इस क्रांतिक कोण से भी ज्यादा कर देंगे ना, ये क्रांतिक कोण थीटा हो गया, इससे भी ज्यादा कर देंगे आपतन कोण का मान, यानी कि आपतन कोण को और भी बढ़ा देंगे, तो ये जो किरण है ना, ये किरण अपवर्तित नहीं होएगी, विरल माध्यम में नहीं जाएगी बल्कि वापस से उसी माध्यम में लौट आएगी। ये क्या हुआ है, ये देखो, ये अपवर्तन होना था लेकिन अपवर्तन नहीं हुआ, इस बिंदु से अभिलंब के इस बिंदु से टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट करके आ गई है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है प्रकाश की किरण तो आपतन कोण को इतना बढ़ा दिया जाता है कि अपवर्तित किरण जो है अपवर्तित ना होकर के पुनः उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। प्रकाश की ये घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन अलग सिनेरियो हो गया। बाकी ये जो आपके खुरदरा पृष्ठ है, खुरदरे पृष्ठ से कौन सा परावर्तन होता है, विसरित परावर्तन होता है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। अच्छा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में एक बात और ध्यान रखना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर ही आपको रेगिस्तान के अंदर मृग मरीचिका दिखाई देती है। होता है ना, रेत के धोरे जो होते हैं धूप पड़ने की वजह से ऐसे लगता है पानी चल रहा है, या कई बार अपन सड़क पर चल रहे होते हैं तो मम्मी का हाथ पकड़ के चल रहे थे बचपन में, मम्मी को कहते हैं मम्मी सड़क पर तो पानी बह रहा है, वो पानी नहीं बह रहा होता, वो आपको दिख रहा होता है, एक्चुअल में जो सड़क के ऊपर लेयर बनी होती है ना, उस लेयर से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा होता है, उस वायुमंडल की लेयर से। और इसके अलावा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ऑप्टिकल फाइबर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके प्रयोग आपसे ये पूछ सकता है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आई, ये परावर्तन कोण यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। सदैव बराबर होता है, कभी कभी होता है, विशेष दिशा में होता है, या कभी नहीं होता है, तो मैं आपको बता चुका हूं हमेशा बराबर होगा। ये सवाल लाने का उद्देश्य भी यही था कि आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, परावर्तन के जो दो नियम हैं ये दो नियम हर जगह लागू होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होगा, चाहे परावर्तन किसी भी सतह से हो रहा हो। दूसरी बात, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होंगे, ये दो परावर्तन के नियम है, ध्यान रखना। इनसे सवाल तो 100% पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि आपको टॉपिक का नाम ही दिया है परावर्तन एवं इसके नियम, तो परावर्तन के नियम पे तो मान के चलो 2 या 3 सवाल आपसे वो पूछेगा ही पूछेगा। अगला देखो, किसी कोण पर झुके हुए दो दर्पण द्वारा बनाए जा सकने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है।
यानी कि कोई किसी कोण पर क्या कर दिया है, झुके हुए दो दर्पण ले लिया हमने किसी कोण पे। मान लो कि एक जो समतल दर्पण है हमने ऐसा ले लिया और दूसरा समतल दर्पण ऐसा ले लिया, ठीक है। अब ये किसी कोण पर तो झुके हुए है ही है, मान लो कि इसकी पीछे की सतह लेपित कर रखी है, इसकी भी पीछे की सतह लेपित कर रखी है, ये किसी कोण पर झुके हुए आपस में। अब इन दर्पणों से प्रतिबिंबों की संख्या कितनी बनेगी ये पूछ रहा है। दो प्रतिबिंब बनेंगे, चार बनेंगे, 8 बनेंगे या अनेक बनेंगे। तो मेरे प्यारे साथी, जब दो दर्पण किसी एंगल पर झुक जाते हैं ना, समतल दर्पण, तो उन दर्पण के बीच में कहीं पर भी आप कोई वस्तु रख दो, ये वस्तु देखो, इसका प्रतिबिंब पहले इसमें बनेगा और फिर ये क्योंकि इसमें भी दिख रहा है तो इसका प्रतिबिंब वापस इसमें बनेगा, इसका प्रतिबिंब वापस इसमें बनेगा, ऐसे बहुत सारे प्रतिबिंब बनते रहेंगे। तो कितने प्रतिबिंब बन जाएंगे यहाँ पे, अनंत प्रतिबिंब बन जाएंगे। दो समतल जो झुके हुए दर्पण होते हैं उनसे प्रतिबिंब कितने बनते हैं, अनंत बनते हैं। और दर्पणों की इस प्रकार की झुकी हुई जो अवस्था होती है, इस अवस्था को एक नाम भी दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, बहुमूर्तिदर्शी। ये नाम ध्यान रखना है आपको, बहुमूर्तिदर्शी। बहुमूर्तिदर्शी बोल दो इसको, या फिर इसको बोल दो केलाइडोस्कोप। क्या बोलते हैं इसको, केलाइडोस्कोप। ये भी ध्यान रखना है आपको, केलाइडोस्कोप। आपसे एग्जामिनर सीधा सीधा पूछ सकता है कि केलाइडोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है। तो ये जो केलाइडोस्कोप होता है ये बहुल परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। किस सिद्धांत पर काम करता है, बहुल परावर्तन के सिद्धांत पर। बहुल परावर्तन का सिद्धांत पर आपका केलाइडोस्कोप एक प्रकाशिक उपकरण है। जिस प्रकार से ऑप्टिकल फाइबर आपका एक प्रकाशिक उपकरण होता है जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है, उसी प्रकार से एक प्रकाशिक उपकरण होता है आपका जिसका नाम होता है क्या, केलाइडोस्कोप। ये जो केलाइडोस्कोप होता है ये बहुल परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। इस प्रकार के दो समतल दर्पणों की झुकी हुई व्यवस्था होती है, इस प्रकार का ये यंत्र होता है जिसके अंदर बहुत सारे प्रतिबिंब बनते हैं आपस में, यानी कि बहुत बार परावर्तन होता है। समान आकार के दो दर्पणों को विभिन्न कोणों पर व्यवस्थित करने से इस युक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि जो बहुमूर्तिदर्शी होता है, समान आकार के दर्पणों को विभिन्न अलग अलग कोणों पर झुका करके अपन इस युक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु दर्पणों के चमकीले मुखड़े एक दूसरे के सम्मुख होने चाहिए। यानी कि चमकीला मुखड़ा है ना, ये एक दूसरे की तरफ ही होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप इस तरफ लेपित पृष्ठ दूसरी तरफ रख दो, तो ये दोनों पृष्ठ एक दूसरे के आमने सामने होने चाहिए, तभी अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। दर्पण के इसी गुणधर्म का उपयोग बहुमूर्तिदर्शी बनाने में किया जाता है। यानी कि दर्पणों का जो ये गुणधर्म होता है ना, कि दो दर्पणों को किसी एंगल पर झुका के आप रख दोगे तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के। तो ये जो गुणधर्म है, इसी गुणधर्म को बहुमूर्तिदर्शी बोला जाता है। इसी गुणधर्म के आधार पर इस बहुमूर्तिदर्शी केलाइडोस्कोप का निर्माण किया जाता है। ये आप देख पा रहे होंगे अलग अलग प्रकार के कलर। बेसिकली ये जो केलाइडोस्कोप है इसका ना कपड़ों को रंगने के अंदर भी काम में लिया जाता है ना। आपसे अगर उपयोग पूछे तो कपड़ों को रंगने में भी ये काम में लिया जाता है। कपड़ों को रंगने में ये इसका एक उपयोग भी होता है। हो सकता है एग्जामिनर पूछ ले, थोड़ा सा डीप हो गया लेकिन पूछ सकता है क्योंकि ये परावर्तन से संबंधित है। अगला देखो, रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने के पश्चात भी कितने समय तक बना रहता है। अब देखो परावर्तन की बात हुई है, अब आपको ये तो पता ही है कि अपनी आंख जो है, आंख के अंदर क्या होता है, आंख के अंदर एक लेंस लगा हुआ होता है। कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। उस उत्तल लेंस से प्रकाश की किरण जाती है अपनी आंख के अंदर, और जैसे मान लो कि ये आंख है, इस आंख के अंदर यहां पर तो लगा हुआ होता है उत्तल लेंस, ठीक है। अब यहां से प्रकाश की किरण जाती है, यहां पर होता है आपका कौन, रेटिना। अब इस रेटिना के ऊपर क्या बनता है, इस रेटिना के ऊपर प्रतिबिंब बनता है इन प्रकाश की किरणों का। ये प्रकाश की किरणें आती है, रेटिना के ऊपर प्रतिबिंब बनता है और उस प्रतिबिंब के आवेग और संवेग फिर हमारे मस्तिष्क तक पहुंचते हैं, हमें वो चीजें दिखाई देती है। अब ये पूछ रहा है कि रेटिना पर बने प्रतिबिंब, यानी कि इस रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनते हैं ना, वो प्रतिबिंब ही हमको दिखाई देते हैं। यानी हमको जो भी चीज दिखाई दे रही है उसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना के ऊपर बन रहा होता है। ये कह रहा है रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने के पश्चात भी कितने समय तक रहता है। यानी कि कोई वस्तु है उसको वहां से हटा लोगे उसके बाद भी कितने समय तक वो वहां पे दिखाई देगी। आप मुझे एक बात बताओ, स्पीड में चलती हुई चीजों को आप देख पाते हो, वो इसी की वजह से आप देख पाते हो। कैसे, जैसे एक तो ऑब्जेक्ट मैं आपके सामने खड़ा हूं, स्थिर खड़ा हूं, आप मुझे देख पा रहे हो, मैं जब तक खड़ा हूं तब तक आप मुझे देख लोगे। मैं यहां से हट जाऊंगा ना, उसके बावजूद भी 1/16 सेकंड तक आपके रेटिना पर मेरा प्रतिबिंब रहेगा। कितने सेकंड तक, 1/16 सेकंड पर उस रेटिना के ऊपर उस प्रतिबिंब का प्रभाव रहता है। इसी कारण से स्पीड में चलती हुई चीजें भी हमको दिखाई देती है, क्योंकि स्पीड में वो चीज निकल गई, हमने एकदम से देखा, उसका 1/16 सेकंड तक यानी कि माइक्रो सेकंड तक हमारे दृष्टिपटल या हमारे रेटिना के ऊपर प्रतिबिंब रहा, उस वजह से वो चीज दिखाई दी। और कुछ चीजें तो इतनी फास्ट होती है कि वो हमको बिल्कुल दिखती भी नहीं है ना। अब उसका प्रतिबिंब बिल्कुल बन ही नहीं पाता है। बाकी स्पीड में चलती हुई वस्तुओं का प्रतिबिंब हमें दिख पाती है वो चीजें, उसका रीजन यही होता है कि हमारे रेटिना पर 1/16 सेकंड तक क्या होता है, वो प्रतिबिंब बना रहता है उस वस्तु के हटा लेने के पश्चात भी। निर्वात में प्रकाश की चाल आपसे पूछ रहा है,
प्रकाश जो होता है ना, इस प्रकाश की चाल होती कितनी, अलग अलग माध्यमों के अंदर अलग अलग होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। क्योंकि परावर्तन की घटना दर्शाता कौन है, आपके प्रकाश ही दर्शाता, इसीलिए हम प्रकाश की चाल के बारे में भी पढ़ रहे हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका अर्थ है, यानी कि एक समतल दर्पण जो है ना, अब पहले तो देखो साथियों, आपको आवर्धन का कॉन्सेप्ट समझना होगा। अपन यहाँ पर मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझना होगा। ये बोल रहा है कि आवर्धन +1 है, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है। इसका मतलब क्या है, इसको समझने से पहले आप आवर्धन को समझो। देखो आवर्धन क्या होता है, आवर्धन का मतलब होता है बेसिकली कि जो प्रतिबिंब होता है ना आपका, वो प्रतिबिंब बिंब से कितना बड़ा दिखेगा। जैसे मान लो कि प्रतिबिंब की ऊंचाई है कितनी, h, और प्रतिबिंब की ऊंचाई है मान लो h डैश और बिंब की ऊंचाई है h, तो इसी को अपन आवर्धन बोलते हैं। h डैश बटा h आवर्धन होता है, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी ज्यादा होगी बिंब की ऊंचाई से। तो प्रतिबिंब और बिंब दोनों की ऊंचाई अगर समान है, दोनों का साइज अगर समान है, तब तो वो समान आकार का ही हो जाएगा, तब तो उसका आवर्धन कितना होगा, +1 होगा। और अगर आवर्धन +2 की बात कर रहा है, मतलब प्रतिबिंब बिंब से 2 गुना बड़ा है। कुल मिला के आवर्धन का मतलब ये हो गया कि किसी भी दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब दिखाया जा रहा है वो बिंब से कितना बड़ा है या कितना छोटा है। ठीक है, तो ये आवर्धन की बात कर रहा है कि आवर्धन कितना है, +1 है। +1 का अर्थ क्या हो गया, +1 का अर्थ हो गया आवर्धन 1 है, यानी कि h बटा h दोनों 1 आ गया। यानी कि मान लो जितनी ऊंचाई h डैश की है उतनी h है, तो दोनों को काटोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 आएगा, इसका मतलब क्या है कि, इसका मतलब ये है कि, अच्छा एक चीज और, यहाँ पर आवर्धन का कॉन्सेप्ट मैं आगे और डिटेल में भी आपको समझा दूंगा। बाकी यहाँ पे इतना सा समझो कि 1 आ गया, 1 आ गया, इसका मतलब तो ये हो गया कि बिंब जो है ना, प्रतिबिंब के, ये बिंब और ये प्रतिबिंब, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, ये समान साइज के होंगे। यानी कि h डैश बराबर h होगा, बिंब और प्रतिबिंब समान आकार के होंगे। ये बात आपको इसमें किस में दिख रही है, ये तो कह रहा है कि प्रतिबिंब 2 गुना बड़ा बनता है, 2 गुना बड़ा तो बनेगा नहीं, +1 बोला है, मतलब h डैश और h दोनों बराबर होंगे, प्रतिबिंब और बिंब दोनों समान आकार के होंगे, बड़ा तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि आवर्धन कितना है, 1 है। 1 है यानी कि h डैश h, ये यही तो आवर्धन है, ये 1 आ रहा है, इसका मतलब दोनों की लंबाई समान है, दोनों बिंब और समान है, तो ये तो गलत हो जाएगा। अगला कह रहा प्रतिबिंब उल्टा बनता है। अब ये बात हो सकती है क्या, क्योंकि देखो प्रतिबिंब उल्टा बनता है या सीधा बनता है, ये डिपेंड करेगा यहाँ पे प्लस लगा हुआ है या माइनस, ये भी कॉन्सेप्ट अभी मैं आगे आपको समझाऊंगा। इससे पहले देखो प्रतिबिंब बिंब के आकार के समान होता है, तो ये बात तो सही है, प्रतिबिंब और बिंब दोनों का आकार समान है। प्रतिबिंब सीधा व थोड़ा बड़ा बनता है, इसमें भी बोल दिया थोड़ा बड़ा बनता है, तो बड़ा तो बनेगा ही नहीं, बिल्कुल प्रतिबिंब और बिंब समान आकार के, तभी आवर्धन 1 आ सकता है। अब प्लस का कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, प्लस के आधार पर आप ये डिसाइड करते हो कि प्रतिबिंब उल्टा बना है या सीधा बना है। तो इसमें देखो, इसने बोला है कि प्रतिबिंब उल्टा बना है, यानी कि जब भी आपके सामने आवर्धन प्लस में आ रहा हो ना, तो वहां पे हमेशा ध्यान रखना, जब भी आवर्धन प्लस के अंदर होगा तो प्रतिबिंब आपका कैसा बनेगा, प्रतिबिंब आपका सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा और आभासी बनेगा। तो इसने ये उल्टा बनने की बात बोली, तो ये भी बात गलत हो जाएगी, यानी कि बात तो एक ही सही है इसमें केवल, कि प्रतिबिंब बिंब के आकार के समान ही होता है। आवर्धन का पूरा कॉन्सेप्ट अभी आपको समझाऊंगा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपके सामने, उस क्वेश्चन के माध्यम से पूरा आवर्धन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। क्योंकि देखो आवर्धन में जैसे 2 चीजें होती है, एक तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, और एक प्रतिबिंब की दूरी बटा बिंब की दूरी। बिंब की दूरी को अपन u से लिखते हैं, ये 2 चीजें होती है दर्पण के आवर्धन के अंदर। तो ये h डैश बटा h भी होता है, और इसके अलावा आवर्धन का फॉर्मूला ये भी होता है -v बटा u। ये आवर्धन का फॉर्मूला होता है, जिसमें ये प्रतिबिंब की दूरी होती है, ये बिंब की दूरी होती है, और प्रतिबिंब बिंब की दूरी लेते हैं तब तो इसके आगे माइनस लगता है, और प्रतिबिंब और बिंब की ऊंचाई लेते हैं तब इसके अंदर कुछ भी नहीं लगता है। यहाँ पर ये बेसिकली चिन्ह परिपाटी जो होती है आपकी, उसके सिद्धांत पर काम करता है। चिन्ह परिपाटी कैसे, जैसे आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, क्या चीज देखी होगी, आप कहोगे गुरुजी क्या नई नई चीजें बता रहे हो, लेकिन ये नई नई चीजें आप लोगों के लिए ना बहुत ज्यादा काम की है। काम की कैसे है, काम की ऐसे है कि यहीं से आपके एग्जाम के अंदर सवाल पुटअप होंगे। देखो आप लोगों ने बचपन के अंदर संख्या रेखा तो पढ़ी होगी, इतना सा तो सब कोई जानते ही है कि ये अगर 0 है तो इस 0 से इधर चलते हैं तो ये चीजें +1 +2 +3 प्लस के अंदर चलती है, और इस बिंदु से जब ऊपर चलते हैं तब भी +1 +2 +3 इस प्रकार से चलती है। यानी कि ऊपर जाओगे तब भी चीजें प्लस की चलेगी, इधर जाओगे तब भी चीजें प्लस की चलेगी, और जैसे ही नीचे जाना शुरू करोगे चीजें माइनस में चलना शुरू हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर -1 -2 -3 इस प्रकार से चलता है, और इसी संख्या रेखा पर जब आप इस तरफ जाते हो तो भी ये -1 -2 इस तरह से चलता है, यानी इस तरफ जाओगे तो भी चीजें माइनस में चलेगी। ये संख्या रेखा के सिद्धांत के आधार पर ही आपकी दर्पण की चिन्ह परिपाटी काम करती है। अब देखो जैसे मान लो कि आपने उत्तल दर्पण ले लिया, ये कौन सा दर्पण है आपके सामने, ये उत्तल दर्पण है।
ये थोड़ा सा समझ लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये उत्तल दर्पण है जिसकी पीछे की सतह आपकी लेपित की हुई है। अब इस उत्तल दर्पण के अंदर क्या होगा मेरे प्यारे साथी, इस उत्तल दर्पण में मान लो कि आपका बिंब रखा हुआ है कहीं पर यहाँ पे, ठीक है। अब ये बिंब रखा हुआ है यहाँ पे, तो इस बिंब की ऊंचाई क्या है, बिंब की ऊंचाई ये हो गई h। अब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना, वापस मान लो कि इसका प्रतिबिंब इस प्रकार से बनता है कहीं पे, लेट सपोज इस प्रकार से, ये किरण, ये आपतित किरण हुई, ये परावर्तित किरण हुई, दूसरी मैंने आपतित किरण इस प्रकार से डाली, वो परावर्तित होकर के इस प्रकार से गुजर गई, तो यहाँ पे मिल गए, यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया। अब ये प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गई क्या, h डैश, तो ये है h और ये है क्या, h डैश। ये मैं अवतल दर्पण की बात कर रहा हूं, यही चीज अपन समतल दर्पण के ऊपर भी बात कर सकते हैं। तो ये अवतल दर्पण में ये h है, h किसके अंदर है, आप कहोगे गुरुजी इस लाइन से ऊपर जाते हैं तो प्लस में आती चीज, यानी h तो यहाँ पर किस में होगा, प्लस में होगा। और ये h डैश किस में है, देखो ये वाला बिंदु जीरो होता है, ध्रुव होता है इसका, इस लाइन से नीचे जाते हैं तो ये वाली चीज किस में आती है, ये माइनस के अंदर आती है, यानी कि h डैश यहाँ पर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। यानी कि जब भी प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस आ रही है, ऋणात्मक आ रही है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा है, प्रतिबिंब उल्टा है, उल्टा बनता हुआ दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, ये प्रतिबिंब उल्टा बनता है। और उल्टा जब भी प्रतिबिंब बनता हमेशा वास्तविक बनता है, ये चीज दिमाग में छाप के रख लेना। उल्टा प्रतिबिंब अगर बना मतलब वो वास्तविक बन रहा है। अच्छा, उसको वास्तविक क्यों कहते हैं, प्रतिबिंब वास्तविक तब बनता है जब रियल मायने में प्रकाश की किरणें आपस में मिलती है। अब इसमें देखो अवतल दर्पण के अंदर ये उल्टा प्रतिबिंब इसीलिए बन रहा है क्योंकि जैसे ये आपतित किरण हुई, ये तो आपकी मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण हमेशा फोकस बिंदु से गुजरती है, तो ये फोकस बिंदु से गुजर गई। दूसरी किरण इस प्रकार से हमने यहाँ पर आपतित करवाई और ये वापस से गुजरेगी, तो ये इस प्रकार से यहाँ पे मिल रही है किरणें दोनों की दोनों, तो रियल में मिलती हुई प्रतीत हो रही है इस वाले बिंदु पर। इसी वजह से ये प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। और ध्यान रखना वास्तविक और उल्टा ये दोनों आपस में बिल्कुल लिंक है। प्रतिबिंब जब भी वास्तविक बनेगा तो वो उल्टा ही बनेगा, और अगर प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बन रहा है मतलब उसकी ऊंचाई किसमें आएगी, माइनस के अंदर ही आएगी। और मैंने आपको क्या बोला कि यहां पर क्या हो रहा है, आपके आवर्धन प्लस के अंदर है, आवर्धन प्लस के अंदर है, इसका मतलब प्रतिबिंब सीधा बना है। यानी कि ये वाला सिनेरियो किसके अंदर होता है, ये उत्तल दर्पण के अंदर होता है। उत्तल दर्पण यानी कि जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तन का काम करता है ना, इस उत्तल दर्पण में जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप रखोगे ना, तो ये प्रकाश की किरण यहाँ टकरा करके इधर निकल जाएगी, और दूसरी प्रकाश की किरण आप यहाँ डालोगे, वो परावर्तित होकर ऐसे निकल जाएगी। अब इसमें देखो ये किरणें आपस में तो कभी नहीं मिलेगी, ये किरण तो उधर जा रही है, ये किरण इधर जा रही है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इनको पीछे बढ़ाना पड़ेगा इस प्रकार से। और इनको जब आप पीछे इस प्रकार से बढ़ाओगे तो ये दर्पण के पीछे कहीं पर इस प्रकार से आभासी रूप से मिलती हुई प्रतीत होगी। और जब वो आभासी रूप से मिलती है तब प्रतिबिंब आपका सीधा बनता है। यहां पर आप देख पा रहे हो प्रतिबिंब उल्टा बनता है, और प्रतिबिंब जब सीधा बना है तब देखो वो इस संख्या रेखा से ऊपर ही बना है, ऊपर ही बना है, यानी कि ऊपर तो क्या होता है, प्लस ही होता है। मैंने आपको यही चीज समझाई कि आवर्धन जब प्लस में होता है तो प्रतिबिंब सीधा बनता है और आभासी बनता है। अब देखो ये कॉन्सेप्ट आपका कभी गलत नहीं होगा। संख्या रेखा अगर आपको ध्यान है और आपको ये पता है कि उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है, तो आपके ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर रहेगा। अभी मैं आपको पूरी की पूरी चिन्ह परिपाटी आगे समझाने वाला हूं, उत्तल दर्पण की भी और अवतल दर्पण की भी। इसी चिन्ह परिपाटी के आधार पर ही ये कहा जाता है कि जो आपका उत्तल दर्पण होता है ना, उसकी फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। इसलिए इस क्लास में लास्ट तक बने रहना, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आई होप ये वाला क्वेश्चन तो आप सही कर पाए होंगे कि समतल दर्पण की ये बात कर रहा है। कोई सा भी दर्पण ले लो आप, उस दर्पण में अगर आवर्धन का मान प्लस में आ रहा है ना, इसका मतलब ये सीधा सीधा है कि वो दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। और इसके अलावा आवर्धन 1 आ गया, 1 आ गया, इसका मतलब जिस आकार का बिंब है उसी आकार का आपके प्रतिबिंब होगा। तो अपने राइट आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला प्रश्न देखो, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति होगी। अब इसके लिए ना आपको पूरी की पूरी चिन्ह परिपाटी समझानी होगी मुझे। ये उत्तल दर्पण की बात कर रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से, यानी कि उत्तल दर्पण कैसा होता है, उत्तल दर्पण होता है ऐसा उभरा हुआ, ये तो आप सबको पता ही है, 3-4 बार मैं बता चुका हूं। उभरा हुआ पार्ट जो है ये परावर्तन का काम करेगा, यानी कि इस साइड तो इसमें क्या है, ये सतह लेपित की हुई है। अब ये कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण, यानी कि इस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, मात्र 15 सेंटीमीटर है। यानी कि इसका फोकस बिंदु कहीं पर यहां पर होगा, इस वाले पॉइंट पे, मात्र 15 सेंटीमीटर की दूरी पे। अब ये कह रहा है कि इस दर्पण से बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। अब मुझे एक बात बताओ, बिंब किस दिशा में रखते हैं, बिंब तो उसी दिशा में रखेंगे ना जिस तरफ परिवर्तित होगा। तो यहां पर मान लो कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, फोकस दूरी तो क्योंकि उत्तल दर्पण देखो ऐसा वाला पार्ट है, इसको अपन ने यहां से काटा और अंदर की सतह को लेपित कर दिया, तो उभरा हुआ पार्ट जो है वो परावर्तन का काम कर रहा है, लेकिन इसकी फोकस बिंदु तो इधर ही रहेगा ना, क्योंकि ये दर्पण का पार्ट है पूरे के पूरे गोलीय दर्पण का, तो फोकस बिंदु तो इसका इस साइड में ही रहेगा। अब बिंब को रखेंगे अपन इस साइड में, इस साइड में क्यों रख रहे हैं बिंब को, क्योंकि जिस साइड से परावर्तन होगा उसी साइड तो रखेंगे ना, इस साइड में तो बिंब को रखने का कोई मतलब भी नहीं है, बिंब तो उसी साइड रहेगा क्या जिस साइड से परावर्तित होती है चीजें।
ये कह रहा है कि कोई बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। ठीक है, इस बिंब को हमने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया। आगे पूछ रहा है प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति क्या होगी। ये प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति के बारे में जानना चाह रहा है। इसके लिए आपको कंप्लीट वो चीज जाननी होगी। जैसे देखो, ये उत्तल दर्पण है, इससे प्रकाश की किरण आई। एक बात ध्यान रखना, प्रकाश की किरण जब भी मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो हमेशा फोकस बिंदु से गुजरती है। कॉपी में लिख लेना जो मैं चीज बोल रहा हूं। परावर्तन के नियमों में ये चीज भी होती है। अवतल दर्पण से परावर्तन के नियम हो चाहे उत्तल दर्पण से परावर्तन के नियम हो, कॉपी में छाप लो, मैं लिख रहा हूं। प्रकाश की किरण जब भी मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो हमेशा परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है। और अगर वो फोकस बिंदु पर आपतित होती है किरण तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाएगी। और अगर आपतित किरण आपकी वक्रता केंद्र पर आपतित हो रही है तो वापस वक्रता केंद्र से ही गुजर जाएगी। ये 3 बेसिक रूल है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या क्या चीज बताई मैंने। एक तो जैसे ये मुख्य अक्ष से इसके समांतर किरण आई तो अपवर्तन के पश्चात आपको पता है ये तो उत्तल दर्पण है। और उत्तल दर्पण को अपन कौन सा दर्पण बोलते हैं, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी बोलते हैं। अपसारी क्यों बोलते हैं, ये किरणों को अपसारित करने का काम करता है। तो ये किरण इस प्रकार से जाएगी, ये इधर नहीं आएगी, ये बाहर ही जाएगी, क्योंकि ये सतह इस प्रकार से तो यहाँ से टकरा करके उधर ही जाएगी ये किरण। अब ये किरण यहाँ पर तो मिल नहीं रही है और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण हमेशा फोकस से गुजरती है, तो अपन को इसको पीछे बढ़ाना पड़ेगा आभासी तरीके से और ये फोकस बिंदु से गुजर जाएगी। ठीक है, अब ये फोकस बिंदु से गुजर गई। अच्छा, दूसरी किरण, ये इसका ध्रुव है, इस ध्रुव पर आपतित किरण में लेकर के अगर आऊंगा तो ये परावर्तन होने के पश्चात वापस इस प्रकार से गुजर जाएगी, ध्रुव से परावर्तित हो जाएगी। जितना आपतन का कोण बना रही उतना ही परावर्तन का कोण बन जाएगा और इसको इस प्रकार से अपन पीछे मिलाएंगे तो यहां पर प्रतिबिंब बनेगा। अब देखो, ये 15 सेंटीमीटर तो इसकी फोकस दूरी है, यानी फोकस दूरी से आधे के अंदर ही बन गया ये प्रतिबिंब। और यहाँ पर ये बिंब रखा हुआ है। पहली बात तो प्रतिबिंब बना कैसा है, प्रतिबिंब बना है सीधा। आप कहोगे सर प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति इसने पूछी, तो प्रतिबिंब बना कैसा है, सीधा बना है। और सीधा बनने के साथ में आभासी भी बना है। आप कहोगे गुरुजी आभासी कैसे बना, आप ये बात कैसे कह रहे हो कि आभासी बना है। तो मैंने आपको बताया प्रतिबिंब वास्तविक तब बनता है जब रियल मायने में प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मिलती हो। यहां पर देखो, ना तो ये किरण मिल रही है परावर्तन के पश्चात, ना ही ये मिल रही है, इनको आभासी तरीके से मिलाना पड़ रहा है अपन को पीछे बढ़ा करके। तो पीछे बढ़ा के आभासी तरीके से मिला रहे हैं, इसीलिए ये प्रतिबिंब आभासी बना है। अब ये सवाल जो है, इस सवाल का जवाब आप दे पाओगे। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति पूछे, ये पहली बात कह रहा है कि दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब। दर्पण के पीछे ही बन रहा है, दर्पण के आगे बन नहीं रहा है, पीछे बन रहा है, ये बात सही है। प्रतिबिंब छोटा बनेगा, ऑब्वियस ही बात है, छोटा ही बन रहा है बिंब से। तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा, सीधा भी बन रहा है, सही बात है। और आभासी बनेगा, यानी कि आभासी भी बन रहा है, तो ये वाली बात सही हो गई। तो अपना पहला ही आंसर इसका राइट हो गया। दूसरा कह रहा है दर्पण के सामने बनेगा, तो दर्पण के सामने थोड़ी बन रहा है, तो ये वाली बात ही गलत हो गई यहाँ पर। तो आवर्धित बनेगा यानी बड़ा बनेगा, बड़ा तो बनेगा नहीं। सीधा और आभासी बनेगा वो तो सही है, लेकिन ये 2 बातें गलत हो गई, इसलिए ये स्टेटमेंट अपना गलत हो गया। अगला कह रहा है दर्पण के पीछे बनेगा, तो सही है दर्पण के पीछे बनेगा, लेकिन ये कह रहा है आवर्धित, उल्टा और वास्तविक बनेगा। ये तीनों ही बातें गलत हो गई। ना तो प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, ना आवर्धित बन रहा है, ना वास्तविक बन रहा है। अगला कह रहा है दर्पण के सामने, तो इसमें तो यही बात गलत हो गई, दर्पण के सामने नहीं बन रहा है, पीछे बन रहा है। उत्तल दर्पण जो होता है ना, इस उत्तल दर्पण से केवल 2 ही केसेस के अंदर अपवर्तन होता है, परावर्तन होता है। 2 ही केस के अंदर परावर्तन होता है, और वो किन किन केसेस के अंदर होता है, मैं देखो आपको ये कंप्लीट सिनेरियो इसका समझा देता हूं। इसको इस सवाल के पास हिला करके समझा देता हूं आपके। यहां से आपके पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनने का कॉन्सेप्ट है ना, वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। देखो देखो, जैसे ये आपका पूरा का पूरा एक गोलीय दर्पण होता है, जिस गोलीय दर्पण का एक वक्रता केंद्र होता है। ये गोलीय दर्पण मैं आपका बिल्कुल आकृति से ही बना देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा महसूस होगा आपको भी। देखो, ये आपका गोलीय दर्पण है। इस गोलीय दर्पण की बात करें, इसको थोड़ा सा अपन बड़ा कर देते हैं, ये थिकनेस इसकी बढ़ा देते हैं। ये लो, ये आपका गोलीय दर्पण है। इस गोलीय दर्पण का कोई ना कोई वक्रता केंद्र तो होगा ना, क्योंकि कोई भी अगर आपके वृत्त होता है, उस वृत्त का केंद्र तो होता है। उस वृत्त का जो केंद्र होता है वही इसका क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। अब इस गोलीय दर्पण को मान लो कि मैं इस प्रकार से यहाँ से पार्टीशन कर लूँ, तो ये वाला जो पार्ट आएगा ना इधर वाला, इस इधर वाले पार्ट को मैं ले लूँ उत्तल दर्पण के रूप में काम में। अब ये इधर वाला पार्ट मैंने ले लिया, क्योंकि अंदर की सतह अगर मैं लेपित कर दूंगा तो इसका उभरा हुआ जो भाग है वो परावर्तन का काम करेगा। ये आप लोग पहले से जानते हो। तो ये आपका कौन सा दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। और इस उत्तल दर्पण का केंद्र किस साइड में, इस साइड में। अगर यही मैं अवतल दर्पण लेता ना, अवतल दर्पण लेता तो इसका बाहर का साइड लेपित किया हुआ रहता, तो इसका वक्रता केंद्र किधर होता, इसका वक्रता केंद्र तो इस साइड में ही होता। लेकिन इस उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र किधर है, इस साइड में है, यानी कि दर्पण के पीछे है। ये तो दर्पण का मुख्य भाग हो गया, दर्पण के पीछे है, तो इसका इस साइड में वक्रता केंद्र होगा यहाँ पर कहीं ना कहीं। ठीक है, जिस वक्रता केंद्र के दर्पण से कटा हुआ वही होगा। और वक्रता केंद्र के और फोकस दूरी के बीच में संबंध होता है C = 2f, यानी कि वक्रता केंद्र हमेशा फोकस दूरी का दुगुना होता है।
फोकस बिंदु जो होता है वो वक्रता केंद्र का आधा होता है, या फिर ये फोकस बिंदु है, फोकस बिंदु तो हो जाएगा c/2, यानी वक्रता केंद्र जो है उसका आधा हो जाएगा, या फिर वक्रता केंद्र जो फोकस दूरी का दुगना हो जाएगा, दोनों एक ही बातें हैं। अब इसके अंदर एक महत्वपूर्ण चीज जो है वो आपको समझनी है, वो ये समझनी है कि ये जो उत्तल दर्पण है आपका, इस उत्तल दर्पण के अंदर पहले तो मुझे ये बताओ फोकस दूरी किस साइड में है। पीछे मैंने आपको संख्या रेखा समझाई, संख्या रेखा में ये वाली साइड कौन सी, प्लस कहलाती है, इसकी फोकस दूरी इस साइड में है। यानी कि जो उत्तल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी हमेशा कैसी होगी, उसकी फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होगी। ये तो चीज क्लियर हो गई होगी आपके। पहली बात तो ये बात ध्यान रखो, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण को अपन अपसारी दर्पण भी बोलते हैं। आप कहोगे गुरुजी अपसारी क्यों बोलते हैं, क्योंकि किरणों को अपसारित कर देता है। अपसारित यानी किरणों को फैलाने का काम करता है उत्तल दर्पण, और अवतल दर्पण किरणों को एक जगह समाहित करने का काम करता है, इसलिए उसको अभिसारी दर्पण बोलते हैं। ये अपसारी दर्पण है, इस अपसारी दर्पण की जो फोकस दूरी होगी ना, वो फोकस दूरी हमेशा कैसी होगी, धनात्मक होगी। कैसी होगी, धनात्मक होगी, ये भी ध्यान रखनी है। ये फोकस दूरी मैं लिख देता हूं, फोकस दूरी हमेशा कैसी होगी, हमेशा धनात्मक होगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। फोकस दूरी धनात्मक क्यों होगी उत्तल दर्पण की, क्योंकि देखो ये अगर मूल बिंदु है 0, तो इस संख्या रेखा के अंदर जो ये मूल बिंदु 0 होता है, इससे इस साइड में जब जाते हैं ना तो चीजें प्लस में ही आती है, तो इस साइड में आ रही है फोकस दूरी तो प्लस में आएगी। जबकि अवतल दर्पण में देखो, ये अगर मूल बिंदु 0 है तो फोकस दूरी इसकी इस साइड में आएगी। इस साइड में क्यों आएगी, तो क्योंकि दर्पण का कटा हुआ भाग है, अपन अंदर की सतह से परावर्तन करेंगे, बाहर की सतह को लेपित कर दिया, और अंदर की सतह में वक्रता केंद्र इसके इस साइड ही पड़ रहा है। जबकि उत्तल दर्पण के उभरे हुए भाग से परावर्तन कर रहे हैं तो वक्रता केंद्र इसके इस साइड पड़ रहा है, तो इसमें जो फोकस बिंदु होगा वो यहाँ होगा, वक्रता केंद्र यहां होगा, तो इसकी फोकस दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। तो ये भी बात छाप लो कि जो अवतल दर्पण होता है उस अवतल दर्पण के अंदर फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। ये बात आई होप क्लियर हुई होगी। अब जो उत्तल दर्पण होता है उस उत्तल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब के बिंब के केवल 2 ही केसेस होते हैं, और आपके एनसीईआरटी में 2 केस दिए हुए। एक तो यह है कि बिंब की स्थिति जब अनंत पर होगी, और दूसरी है बिंब की स्थिति अनंत तथा दर्पण के ध्रुव पी के बीच होगी। ये दर्पण का ध्रुव है ना, इसको पी से रख देते हैं। तो जब अनंत पर किरणें होती है ना, जब अनंत पर कोई बिंदु रखा हुआ होता है, कोई वस्तु रखी हुई होती है, तो अनंत से जब आप किसी किरण को लाते हो तो हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर लेकर के आना है। अभी आपका उत्तल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष, अब मान लो कि अनंत से कोई किरण आ रही है ना, अनंत से आती हुई किरण को मैं इस प्रकार से दर्शा देता हूं, ये अनंत से आती हुई किरण है, ये इस प्रकार से आई और यहां से अब ये परावर्तित होगी। मैंने आपको बताया ये क्या है, मुख्य अक्ष है, और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरती है, फोकस बिंदु से गुजरती है। जैसे मान लो ये दूसरी किरण और मैं मुख्य अक्ष के समांतर लेके आता हूं इस प्रकार से। अब ये परावर्तन के पश्चात पहली बात तो किधर से गुजरेगी, अब परावर्तन के पश्चात ही गुजरेगी फोकस बिंदु। फोकस बिंदु में ये इधर तो जा नहीं सकती, जाएगी किधर, ये ऊपर की साइड जाएगी, ये इधर परावर्तित हो गई, और ये भी किरण जो आपकी इस प्रकार से परावर्तित हो गई। अब ये वास्तविक रूप से तो मिलेगी नहीं कभी, इसीलिए तो उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब हमेशा आभासी ही बनते हैं। इसको अपन को क्या करना पड़ेगा, आभासी तरीके से इसको पीछे मिलाना पड़ेगा। इस प्रकार के से आभासी तरीके से पीछे मिलाएंगे तो यहाँ पर बिंदु फॉर्म में प्रतिबिंब बनेगा फोकस बिंदु पर। इसीलिए कह रहा कि जब अनंत पर बिंब रखा हुआ होता है ना आपका उत्तल दर्पण के अंदर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है, और दर्पण के पीछे बनता है। तो ये दर्पण के पीछे बन रहा है और कहां पर बन रहा है, फोकस पर बन रहा है। इसके अलावा जो प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, अत्यंत छोटा होगा, केवल बिंदु के साइज का, यानी अत्यंत छोटा, केवल बिंदु के रूप में ही बनेगा प्रतिबिंब जब बिंब अनंत पर रखा हुआ होगा, और आभासी और सीधा बनेगा। यानी कि दर्पण के पीछे जब भी प्रतिबिंब बनता है ना, तो हमेशा वो आभासी और सीधा ही बनता है। ध्यान रखना, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। आभासी प्रतिबिंब का मतलब आया आवर्धन प्लस में होगा, वास्तविक प्रतिबिंब की बात आई तो आवर्धन ऋणात्मक होगा। ये बात ध्यान रखनी। तो उत्तल दर्पण का एक केस तो ये हो गया जब अनंत से अपन किरण ला रहे हैं। दूसरा केस क्या कह रहा है, अनंत तथा दर्पण के ध्रुव पी के बीच में। यहां बना देता हूं, जैसे ये उत्तल दर्पण है, इसका ये फोकस बिंदु हो गया और ये सी बिंदु हो गया, ठीक है। अब अनंत तथा दर्पण का ध्रुव जो है पी, अब ध्रुव है ये पी, इन पी के बीच में और अनंत के बीच में, यानी अनंत तो कहीं से भी है, अब मान लो कि ये अनंत और पी के बीच में हमने यहां पर रख दिया बिंब को। अब इस बिंब से देखो, मुख्य अक्ष के समांतर किरण लाऊं मैं एक, ये मुख्य अक्ष के इसके समांतर आने वाली किरण तो कहां से गुजरती है, हमेशा फोकस से गुजरती है। तो ये फोकस से गुजरेगी, तो इसको अपन इस प्रकार से पीछे बढ़ाएंगे तो ये फोकस से गुजर जाएगी। और जब भी आपको प्रतिबिंब बनाना हो, एक किरण को तो आप मुख्य अक्ष के समांतर ले आओ और दूसरी किरण को वक्रता केंद्र से गुजार दो। अब दूसरी किरण को वक्रता केंद्र तो ये रहा, वहां पर गुजारने के लिए अपन को इस प्रकार से किरण ले जानी पड़ेगी, है ना, इस प्रकार से ये किरण ले जानी पड़ेगी आभासी तरीके से। तो वक्रता केंद्र पर अपन किरण लाएंगे तो ये अपवर्तन के परावर्तन के पश्चात वापस इसी दिशा में लौट जाएगी, और आभासी तरीके से अपन इसको पीछे बढ़ाएंगे। पीछे बढ़ाएंगे तो देखो दोनों किरणें कहां मिल रही है, इस वाले बिंदु पर मिल रही है, दोनों किरणें इस वाले बिंदु पर मिल रही है, यानी कि प्रतिबिंब कहां बन गया आपका, ये प्रतिबिंब बन गया।
बिंब जब कहाँ रखा हुआ होता है, अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच में, तो दर्पण का ध्रुव P और अनंत, अनंत तो किधर भी हो सकता है, इधर, अब उनके बीच में रख दिया तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस बिंदु और दर्पण के ध्रुव P के बीच में। देखो फोकस F तथा दर्पण के P के बीच में बन रहा है। कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है। ये तो बड़ा है, ये बिल्कुल छोटा बन रहा है। और कैसा, आभासी और सीधा बन रहा है, आभासी और सीधा बन रहा है। तो उत्तल दर्पण के अंदर केवल दो ही सिनेरियो होते हैं जब आपके प्रतिबिंब बनता है, एक तो वस्तु को अनंत पर रखते हैं और दूसरा वस्तु को आपके अनंत और दर्पण के ध्रुव P के बीच में रखते हैं। जबकि अवतल जो दर्पण होता है ना, उस अवतल दर्पण के अंदर सिनेरियो उल्टा होता है। देखो ये अवतल दर्पण ये रहा, ये अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण के अंदर देखो फोकस बिंदु यहाँ भी F है और यहाँ पर ये वक्रता केंद्र C, ये दोनों ही इसी साइड में होते हैं। तो इसमें तो एक बार वस्तु को अनंत पे रखेंगे, दूसरी बार अनंत और इस वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे, तीसरी बार वक्रता केंद्र पर रखेंगे, चौथी बार वक्रता केंद्र और F के बीच रखेंगे, पांचवी बार F के ऊपर रखेंगे और छठी बार F और दर्पण के ध्रुव P के बीच में रखेंगे। यानी कि अवतल जो दर्पण होता है इसमें प्रतिबिंब 6 सिनेरियोज के अंदर बनता है। अब 6 सिनेरियोज में कब कहां पर आप वस्तु को रखोगे, बिंब को रखोगे, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, इसके आधार पर आपसे सवाल पूछा जाता है। पूछ लेता कि आपने जो है वक्रता केंद्र के ऊपर अगर आपने बिंब को रखा है तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा या फिर प्रतिबिंब उल्टा बनेगा या प्रतिबिंब आभासी बनेगा। ये बहुत सारी चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी आगे मैं आपका क्लियर करने वाला हूं। आई होप ये उत्तल दर्पण का जो कॉन्सेप्ट है आपके क्लियर हो गया होगा। यहां से पता चल गया उत्तल दर्पण की फोकस दूरी भी कैसी होती है, फोकस दूरी धनात्मक होती है हमेशा। क्यों होती है धनात्मक, रीजन पता चल गया। कॉन्सेप्चुअल चीजें रटने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आपको माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, हो रहा होगा कि यार फोकस दूरी अपन धनात्मक लेते हैं तो क्यों लेते हैं। आज तक केवल रटते आए कि फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होने के पीछे रीजन है कि उत्तल दर्पण, जिस दर्पण का कटा हुआ भाग है ना, उसका देखो ये इस प्रकार से धनात्मक ही होती है, क्योंकि यहां पर अपन जीरो मान रहे P, क्योंकि यहां से अपन को परावर्तन करना है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया आपके। इस सवाल को मैंने सोल्व करवा दिया, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन अभी मैंने पीछे आपको समझाया, उसके उदाहरण पूछ रहा है। कौन कौन से उदाहरण है। ऑप्टिकल फाइबर के संचार हेतु, बिल्कुल ऑप्टिकल फाइबर में पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही प्रयोग होता है। रेगिस्तान में मृग मरीचिका, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, मृग मरीचिका में भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का यूज होता है। गर्मियों में बहुत दूरी पर हवा का तरल लहरदार दिखाई देना, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही उदाहरण, यानी कि ये सभी के सभी क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है। तो ये ध्यान रख लेना, आपसे पूछ सकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में कि कौन कौन सी घटनाएं दिखाता है। तो ये तीनों ही घटनाएं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होती है। अगला कह रहा है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है। फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है और दर्पण के सामने होती है। क्या आप कहोगे गुरुजी अभी आपने बताया दर्पण के पीछे होती है फोकस दूरी, ये दर्पण है, दर्पण तो इस साइड से है, इसके पीछे होती है फोकस दूरी। तो ये वाली बात तो सही है कि धनात्मक है, लेकिन ये दर्पण के सामने वाली बात गलत हो गई। ऋणात्मक तो होगी ही नहीं, ऋणात्मक तो होगी ही नहीं, होगी कैसी, धनात्मक और दर्पण के पीछे। तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा अपना। देखो कितना तगड़े तरीके से सवाल आपसे पूछा है, फोकस दूरी क्या होती है। साथियों परावर्तन से संबंधित आपके जो सवाल पूछे जा सकते हैं ना, सारे ही पॉसिबिलिटीज और जो बोर्ड के पूछने का पैटर्न है, सबके आधार पर मैं आपको सवाल बता रहा हूं। तो इनको ध्यान से देख लो आप। ये धनात्मक होगी और दर्पण के पीछे होगी, ये केवल कॉन्सेप्ट से कर सकते हो आप। हमारी आंखों को विभिन्न वस्तुएं किन प्राकृतिक परिघटनाओं के कारण दिखाई देती है। हमारी आंखों को जो वस्तुएं दिखती है, कौन सी प्राकृतिक परिघटनाएं होती है, परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्या चीजें होती है जिस वजह से विभिन्न वस्तुएं दिखाई देती है। पहला कह रहा है केवल अपवर्तन, केवल परावर्तन, परावर्तन में अपवर्तन या फिर प्रकीर्णन। तो साथियों आपको बताऊं, प्रकाश की किरण जब भी किसी वस्तु पे जाके टकराती है, उस वस्तु से टकरा करके परावर्तित होकर के हमारी आंख के पास आती है। आ गई हमारी आंख के पास, यानी परावर्तन की घटना तो हो गई। दोबारा जब हमारी आंख के पास वो किरण आई, तो हमारी आंख में आपको पता हो तो उत्तल लेंस लगा होता है। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस लगा होता है। उस उत्तल लेंस से किरण क्या होगी, अपवर्तित होगी। उसके बाद रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा और वो वस्तु हमें दिखाई देगी। यानी कि यहाँ पर परावर्तन और अपवर्तन दोनों ही सिनेरियोज होते हैं, दोनों ही होते हैं, जिस वजह से अपन को घटनाएं, ये विभिन्न वस्तुएं दिखाई देती है। अगला प्रश्न देखो, परावर्तन से संबंधित सत्य कथन नहीं है। आपतित कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये बात तो 100% सही है, हमेशा बराबर होता है। दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है, ये भी बात सही है। दर्पण के ऊपर जो भी प्रकाश पड़ेगा वो सबको परावर्तित ही करेगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा उल्टा होता है। यहाँ पर इसने बात कर दी, देखो गलती, उल्टा नहीं होता है, हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा, सीधा होगा। अगला कह रहा है आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। तो ये आपके रूल है, एक तो ये वाला परावर्तन का रूल है और एक ये वाला परावर्तन का रूल है। तो परावर्तन के दो तो नियम ही हो गए और ये वाली बात इसकी क्या हो गई, गलत हो गई, क्योंकि इसने उल्टा बोल दिया। देखो कितना छोटा सा सवाल, आभासी पूछ लिया लेकिन यहाँ पर उल्टा बोल दिया। अब जो विद्यार्थी माइंड की सजगता से सवाल को नहीं पढ़ेगा, वो इस सवाल को गलत कर देगा। और बोर्ड आपसे आजकल ऐसे ही सवाल पूछ रहा है, इसलिए माइंड का एक्टिव होना भी जरूरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखो, उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र,
ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र परावर्तन पृष्ठ के कहां पर होता है? अभी मैंने आपको पीछे ही बताया, उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र कहां पर होता है? ये रहा आपका उत्तल दर्पण, इसमें वक्रता केंद्र कहां पर है? ये परावर्तन पृष्ठ है, ये वाली पृष्ठ जो है परावर्तन पृष्ठ, इसके परावर्तन पृष्ठ के पीछे ही है ना वक्रता केंद्र, पीछे ही फोकस दूरी है। और कैसी है फोकस दूरी? धनात्मक है। तो यही बात इसने सवाल में आपसे पूछ ली है कि उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र परावर्तन पृष्ठ के पीछे स्थित होता है। कहां स्थित होता है? पीछे स्थित होता है। तो ये वाली बात हो जाएगी पीछे। अब ये कॉन्सेप्ट है, अगर आपको पता है कि उत्तल दर्पण कैसे बना है, उत्तल दर्पण कैसे बना, तो इस सवाल को आप कर लोगे। अगला देखो, गोलीय दर्पणों की वक्रता त्रिज्या r फोकस बिंदु f के बीच क्या संबंध होता है? मैंने आपको बताया कोई सा भी गोलीय दर्पण ले लो, उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाएगा और वक्रता केंद्र की आदि हमेशा फोकस दूरी होती है, यानी f इक्वल्स टू c/2 कह लो या c इक्वल्स टू 2f कह लो। अब ये वाला संबंध आपको कहां दिख रहा है ना? इसने वक्रता केंद्र को r से दर्शाया है। किससे दर्शाया है? r से, क्योंकि इसने इसको रेडियस ले लिया। तो देखो यहां पर ये इस प्रकार से हो जाएगा, f इक्वल्स टू या तो r/2 या r इक्वल्स टू 2f। अब ऐसा संबंध कहां दिख रहा है? r इक्वल्स टू 2f, ये रहा ऑप्शन नंबर बी, ये आ गया। r हो गया मतलब रेडियस, r का मतलब क्या ले लिया इसने? रेडियस ले लिया, और अपन वक्रता केंद्र ले रहे थे, तो एक ही बात है, रेडियस हमेशा फोकस दूरी की दुगुना होती है। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा विवर्धित बड़ा बनने की स्थिति में बिंब की स्थिति होनी चाहिए। अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है बड़ा तगड़ा कॉन्सेप्ट है। जैसे आपके उत्तल दर्पण का कॉन्सेप्ट आपने समझा ना, देखो चिन्ह परिपाटी तो मैं पहले ही आपको समझा चुका हूं। चिन्ह परिपाटी के अंदर तो क्या होता है? चिन्ह परिपाटी में तो अगर इस साइड में जाओगे तो प्लस होगा, ऊपर की साइड जाओगे तो प्लस होगा, इधर की साइड जाओगे तो माइनस होगा, और नीचे की साइड जाओगे तो भी माइनस होगा। अब देखो होता क्या है, उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, जब भी आप वस्तु को ले रहे हो तो बिंब जो है, बिंब एच, वो तो हमेशा कैसा होगा? धनात्मक ही होगा, क्योंकि वो दर्पण से ऊपर है। और अगर प्रतिबिंब इससे नीचे बन रहा है तब तो वो ऋणात्मक हो जाएगा, और प्रतिबिंब ऊपर ही बन रहा है तो वो धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, फोकस दूरी अगर इस साइड में है तो ऋणात्मक हो जाएगी, क्योंकि ये वाली लाइन ऋणात्मक होती है इससे, और फोकस दूरी उस साइड में है तो वो धनात्मक हो जाएगी। ये चिन्ह परिपाटी है, नीचे ऋणात्मक ऊपर धनात्मक। तो प्रतिबिंब और बिंब का आकार तो सीधा ही होता है, तो या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, या तो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। और बिंब की दूरी इस साइड में रखेगी अगर आपने, तो बिंब की दूरी तो हमेशा ऋणात्मक ही होगी, क्योंकि यहां से इस जीरो वाले बिंदु से इस साइड में रख रहे हैं अपन, और जीरो वाले बिंदु से उस साइड में रख रहे हैं, इस साइड में धनात्मक होती है, तो प्रतिबिंब की दूरी कभी कभी धनात्मक हो सकती है। ये सारी की सारी चिन्ह परिपाटी है। अब इसी के आधार पर आपसे अवतल दर्पण के बारे में बात कर रहा है कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनना चाहिए, और साथ में विवर्धित यानी बड़ा बनना चाहिए। इसकी स्थिति में बिंब की स्थिति कहां होनी चाहिए, यानी बिंब को आप कहां पर रखोगे कि अवतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब जो है सीधा बनेगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, अभी मैंने उत्तल दर्पण के बारे में आपको बताया, उत्तल दर्पण में दो ही केस होते हैं, अनंत से प्रकाश आएगा या फिर अनंत और वक्रता उसके ध्रुव के बीच में रखेंगे, और दोनों ही स्थितियों में प्रतिबिंब सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। और अवतल दर्पण के अंदर हमेशा प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, केवल एक केस को छोड़ करके। एक केस के अंदर प्रतिबिंब सीधा बनता है और आभासी बनता है और बिंब से बड़ा बनता है। बाकी हर सिनेरियो के अंदर या तो बिंब के बराबर बनेगा या बिंब से छोटा बनेगा, लेकिन बिंब से बड़ा केवल और केवल एक ही सिनेरियो के अंदर बनता है। और वो एक सिनेरियो कौन सा है, आ जाओ वो भी समझा देता हूं। पूरी की पूरी आपकी एनसीईआरटी की ये टेबल है, इस टेबल में बाकायदा सारी की सारी चीजें लिखी हुई है। अवतल दर्पण जो होता है, इस अवतल दर्पण में बिंब की विभिन्न परिस्थितियों में प्रतिबिंब का विवरण। आप कहोगे गुरुजी इतना डिटेल में मत पढ़ाओ, पशु परीक्षण में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मेरे भाई अभी बोर्ड ने ये आदत ही बना ली है। अगर इन्होंने परावर्तन और परावर्तन के नियम आपको दिए हैं, तो दर्पण जो है आपके परावर्तन के अंदर आते हैं, तो मैं कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहता कि आपके एग्जाम में एक भी सवाल गलत हो जाए, इसलिए मैं सारे के सारे जो पॉसिबल केसेस बन सकते हैं आपको यहाँ पर पढ़ा दे रहा हूँ। अब देखो उत्तल दर्पण में टोटल 6 केस बनते हैं, मैंने आपको बताया। उत्तल दर्पण होता कैसा है, मैं यहां पर समझा देता हूं आपको। देखो ये उत्तल दर्पण है, जैसे ये गोला है, इसको काटेंगे, पीछे की सतह को लेपित करेंगे, तो ये वाला जो भाग बनेगा ना इस प्रकार से, ये आपका उत्तल दर्पण होगा, जिसकी पीछे की सतह लेपित होगी। ये पीछे की सतह को क्या कर दिया आपने? लेपित। इसको मैं अलग कलर से लेपित कर देता हूं ताकि व्हाइट कलर से आपके प्रकाश को दिखा दूं। अब ये इस साइड की सतह को हमने लेपित कर दिया, इस साइड की सतह को क्या कर दिया हमने? लेपित कर दिया। और ये बन गया आपके क्या? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पर यहां पर तो बिंदु होता है कौन? पी होता है। आप कहोगे गुरुजी पी क्या होता है? पी को बोलते हैं अपन पोलर। क्या बोलते हैं? पोलर। इसको बोलते हैं ध्रुव। ध्रुव को पी से दर्शाते हैं, ठीक है। अब इसके सामने, क्योंकि ये वाला अंदर का भाग लिया हमने, तो इसका वक्रता केंद्र भी यहाँ होगा और फोकस दूरी भी उसकी आधी होगी, तो यहाँ कहीं पर इसका क्या होगा? वक्रता केंद्र होगा सी, और इस वक्रता केंद्र की आधी यहाँ पर क्या होगी? आपकी फोकस दूरी एफ। ये फोकस बिंदु होगा। देखो फोकस दूरी को स्मॉल एफ से दर्शाया जाता है और फोकस बिंदु को कैपिटल एफ से दर्शाया जाता है, ये भी बात ध्यान रखनी है आपको। अब देखो इसमें क्या क्या सिनेरियो हो सकता है। इसमें देखो एक तो आप बिंब को कहां रख सकते हो? एक तो आप बिंब को रख सकते हो अनंत के ऊपर,
है ना, जैसे उत्तल दर्पण में रखा था। तो एक केस तो हो जाएगा जब बिंब को आप कहां रखोगे, अनंत पर रखोगे। ये केसेस मैं सारे आपके इधर लिख देता हूं। एक केस तो हो जाएगा जहां पर बिंब को आप कहां रखोगे, अनंत पे रखोगे। दूसरा केस अनंत और इस वक्रता केंद्र के बीच में रख दोगे, यहां कहीं पर, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो दूसरा केस हो जाएगा जहां पर प्रतिबिंब, आप बिंब को कहां रखोगे, अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच रखोगे। तीसरा केस हो जाएगा जब आप वक्रता केंद्र के ऊपर ही बिंब को रख दोगे। तो तीसरे केस में क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र सी पर आप बिंब को रखोगे। चौथा केस, इस वक्रता केंद्र और एफ के बीच में आप बिंब को रखोगे और प्रतिबिंब बनाओगे। इस चौथे केंद्र के अंदर किसमें, वक्रता केंद्र और इस फोकस बिंदु एफ के बीच में आप रखोगे। पांचवा केस हो जाएगा जब फोकस बिंदु के ऊपर ही आप क्या रख दोगे, प्रतिबिंब को रख दोगे। ये पांचवा केस हो जाएगा जब फोकस बिंदु एफ पे रखोगे, और छठे केस में फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में रखोगे। यहां पर आप प्रतिबिंब को, बिंब को रखोगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, यानी कि एफ एंड पी के बीच में आप रखोगे। ये 6 केसेस बनते हैं कि कहां पर अपन बिंब को रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। इसी के आधार पर आपको ये सारी की सारी चीजें दी हुई है। देखो, एक बार तो हमने अनंत पे रख दिया, एक बार वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच, यानी कि सी और अनंत के बीच रख दिया, एक बार वक्रता केंद्र सी पर ही रख दिया, एक बार वक्रता केंद्र सी और एफ के बीच रख दिया, एक बार फोकस बिंदु एफ पर ही रख दिया। किसको, बिंब को। ये बिंब की स्थिति की बात कर रहा है। तब प्रतिबिंब की स्थिति कहां कहां पर होगी, ये चीजें आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको रटने नहीं दूंगा ये चीजें। ये आप क्या करोगे, केवल आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता है तो आप सारी की सारी चीजें खुद बना लोगे। अब इधर आ जाओ, इसको आपके मिटा देते हैं, है ना। अब मैं आपको क्या कर रहा हूं, एक एक करके, एक बार तो अनंत के ऊपर रख लेंगे इसको, शॉर्ट के अंदर बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं। अनंत के ऊपर मैंने आपको बताया, जब भी अनंत के ऊपर कोई वस्तु रखी हुई रहती है तो मुख्य अक्ष के समांतर दोनों किरणें ले आओ। मान लो कि ये अनंत से किरण आ रही है तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। और आपको मैंने बताया कि अवतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात किरणें अभिसारित होती है, और मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली किरण हमेशा कहां से गुजरती है, फोकस बिंदु एफ से गुजरती है। तो ये किरण हमेशा फोकस बिंदु एफ से इस प्रकार से गुजर जाएगी। अब दूसरी किरण में लेके आ रहा हूं अनंत से इस प्रकार से, ये अनंत से इस प्रकार से लेके आ रहा हूं, ठीक है। अब ये यहां आएगी, परावर्तन के पश्चात कहां से, फोकस बिंदु एफ से गुजरेगी, तो ये फोकस बिंदु एफ से गुजर जाएगी इस प्रकार से। अब देखो, अनंत पर जब रखी हुई है आपकी वस्तु तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, प्रतिबिंब फोकस बिंदु एफ पे बन रहा है। कहां पर बन रहा है, एफ पे। साइज क्या है, साइज बहुत ही छोटा है, केवल बिंदु के आकार का। और वास्तविक बन रहा है या आभासी, आप कहोगे गुरुजी दोनों किरणें रियल मायने में मिल रही है तो वास्तविक ही बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। आ जाओ इस सिनेरियो के अंदर, देखो सारी की सारी चीजें, फोकस बिंदु एफ पर बन रहा है प्रतिबिंब आपका। जब आप बिंब को अनंत पे रख रहे हो, ये देखो बिंब को आपने कहां पर रखा, अनंत पे रखा, अनंत पे रखा ना बिंब को, तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, फोकस बिंदु एफ पर बन गया। वास्तविक और उल्टा बन रहा है, मैंने आपको बताया जब भी वास्तविक बनेगा तो हमेशा उल्टा बनेगा। और प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, आकार अत्यंत छोटा होगा, बिंदु के फॉर्म में। कैसे होगा, केवल बिंदु के फॉर्म में होगा, बहुत ही छोटा, इस प्रकार से। और दूसरे सिनेरियो के अंदर आप क्या करोगे, जब आप प्रतिबिंब को कहां रखोगे, वक्रता केंद्र, और ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में यहां कहीं पर रखोगे, यहां कहीं पर रखोगे ना। चलो इसको, इस केस को भी मैं आपको समझा देता हूं। हालांकि एनसीईआरटी की किताब में सारी की सारी चीजें दी हुई है, तो वहां से आप देख लेना, पीडीएफ भी डाल दूंगा भले मैं टेलीग्राम पे, पीडीएफ चाहिए हो तो बता देना। लेकिन हाँ, मैं आपको यहाँ पर बना बना करके एक एक चीज दिखा देता हूँ। ये आपका फोकस बिंदु हो गया और ये सी हो गया। अब क्या करना है अपन को, वस्तु को रखना है वक्रता केंद्र सी के और अनंत के बीच में। अब यहाँ से एक किरण तो आप मुख्य अक्ष के समांतर लाओगे, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण तो हमेशा फोकस बिंदु एफ से ही गुजरेगी, सबको पता है। दूसरी किरण आप क्या करो, हमेशा वक्रता केंद्र से गुजार दो। किससे, वक्रता केंद्र से। तो ये वक्रता केंद्र से इस प्रकार से किरण गुजरेगी तो ये यहां टकराएगी। मैंने आपको बताया वक्रता केंद्र पर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही गुजर जाती है, इससे ही गुजर जाएगी। 3 केस बना देते, एक तो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो कहां से गुजरेगी, फोकस बिंदु एफ से गुजरेगी। दूसरी बात, फोकस बिंदु एफ पर आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाएगी। तीसरी बात, वक्रता केंद्र पर आएगी तो वक्रता केंद्र से ही वापस गुजर जाएगी परावर्तन के पश्चात। तो यहां पर देखो प्रतिबिंब कहां बन गया, प्रतिबिंब बन गया ये रहा आपका, ये रहा यहां पर प्रतिबिंब। कैसा बना है, पहली बात तो प्रतिबिंब उल्टा बना है और बिंब से छोटा बना है। और कहां पर बना है, सी और एफ के बीच बना है। तो देखो, जब अपन ने वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच में वस्तु को रखा ना, तो प्रतिबिंब कहां पर बना, एफ और वक्रता केंद्र के बीच में, यानी सी और एफ के बीच में बना है। सी और एफ के बीच ही बन रहा है। कैसा बन रहा है, वास्तविक और उल्टा बन रहा है। वास्तविक क्यों बन रहा है, किरणें रियल मायने में मिल रही है, और उल्टा बन रहा है, ये भी आपको दिख गया। और कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब छोटा बनता है ना, बिंब से तो छोटा बनता है। ये वाला सिनेरियो भी क्लियर हो गया। अब देखो अगला सिनेरियो होगा जब वक्रता केंद्र के ऊपर ही अपन रखेंगे, तो वक्रता केंद्र के ऊपर रख के भी समझा देता हूं आपको। अच्छा, जिन विद्यार्थियों को नहीं देखना हो, वीडियो के अंदर पार्टीशन हो रखा है, ये अवतल दर्पण का पूरा कॉन्सेप्ट जो समझा रखा है ना, आपको वीडियो में पार्टीशन दिखेगा, सीधा आगे करके अगले क्वेश्चन पे आप जंप कर जाओ। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझना है तो, जो साथी कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं वो कंप्लीट समझ सकते हैं। इसमें देखो वापस ये फोकस बिंदु एफ है और ये आपका सी है।
अब आ जाओ, अब क्या करना है अपन को, सी के ऊपर ही वस्तु को रखना है। तो एक किरण तो आपकी कहां पर गुजार दो, मुख्य अक्ष के समांतर गुजार दो। आप कहोगे मुख्य अक्ष कहां है, ये रही मुख्य अक्ष, इसके समांतर आई तो कहां से गुजरेगी, फोकस बिंदु एफ से गुजरेगी। दूसरी किरण कहां से गुजारोगे आप, दूसरी किरण आपको या तो गुजारनी पड़ेगी वक्रता केंद्र से। अब वक्रता केंद्र से तो गुजारने के लिए है नहीं, क्योंकि वक्रता केंद्र पर बिंब रखा हुआ है, तो फिर कहां गुजारेंगे इस दूसरी किरण को, तो फिर आप क्या करो, फोकस से गुजार दो, तो ये फोकस से गुजर जाएगी। और मैंने आपको क्या बताया कि फोकस से जब भी किरण गुजरती है तो मुख्य अक्ष के समांतर वापस चल जाती है, तो ये किरण जाएगी वापस मुख्य अक्ष के समांतर। जब ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो जहां पे बिंब बना हुआ है बिल्कुल उसी के नीचे आपका प्रतिबिंब बनेगा, ये इस प्रकार से, है ना। तो वक्रता केंद्र पर बिंब रखा हुआ है तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनेगा। जिस आकार का आपके बिंब है उसी आकार का आपके प्रतिबिंब बनेगा, और उल्टा बनेगा। ये देखो, जब वक्रता केंद्र सी पर अपन रखते हैं ना, सी पर अपन वस्तु को रखते हैं तो वक्रता केंद्र सी पर ही प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक उल्टा बनता है, और प्रतिबिंब बिंब के समान ही बनता है, यानी कि बिंब के आकार का ही बनता है। अब अगले सिनेरियो में क्या करेंगे अपन, अगले सिनेरियो में सी और एफ के बीच में वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच में बन जाएगा। फिर अपन एफ के ऊपर रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पर बन जाएगा, और फिर इन दोनों के बीच में रखेंगे तब आभासी बनेगा। ये केस मैंने आपको समझाया ना, जो ये केस देखो, जब अपन अनंत पर रखते हैं ना वस्तु को तब प्रतिबिंब कहां बनता है, फोकस पर बनता है। जब अनंत पर रखेंगे तब तो फोकस पर बनेगा। और जैसे ही अपन अनंत और सी, यानी कि अनंत और सी के बीच में कहीं पर रखेंगे तो फोकस और सी के बीच में प्रतिबिंब बन जाएगा। जब अनंत और सी के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां बनता है, फोकस और सी के बीच में बनता है। अच्छा, अगला केस, जब सी पर ही रख दिया हमने तो सी पर ही रखा बिंब को तो प्रतिबिंब भी सी पर बन जाएगा। और जैसे ही अपन आगे गए सी और एफ के बीच में प्रतिबिंब को रखा तो प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच में बन जाएगा, यानी सी और एफ के बीच में बिंब को रखा तो सी और अनंत के बीच में प्रतिबिंब बन जाएगा। और अगले सिनेरियो में जैसे ही अपन एफ पर बिंब को रखेंगे प्रतिबिंब अनंत पर बन जाएगा, एफ पर रखने पर प्रतिबिंब अनंत पर बन जाएगा। लास्ट एंड फाइनल केस, जब एफ और ध्रुव के बीच में अपन रखेंगे किसको, बिंब को, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन जाएगा। यहां पर ये सिनेरियो छठे केस के अंदर थोड़ा उल्टा पड़ जाता है ना। बाकी तो देखो सबके अंदर वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा और वास्तविक उल्टा, पांचों केस के अंदर वास्तविक और उल्टा बनता है। छठे केस में आभासी और सीधा बनता है, क्योंकि छठे केस में फोकस बिंदु एफ और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखेंगे और दर्पण के पीछे बनता है, और प्रतिबिंब बड़ा भी बनता है। बाकी सबके अंदर देखो कि प्रतिबिंब बड़ा कहां पे बनना शुरू होता है, बड़ा बनना शुरू होता है जब अपन सी से उधर जाते हैं। जब तक सी पर या सी से इस साइड में है तो प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, सी से आगे गए सी और एफ के बीच तो प्रतिबिंब बड़ा बन जाएगा, फिर एफ पे गए तो प्रतिबिंब बड़ा बन जाएगा, और एफ से भी आगे जाएंगे तो प्रतिबिंब और बड़ा बन जाएगा। यहां पर एक सिनेरियो मैं बता देता हूं आपको, ये लो, ये आपका उत्तल दर्पण है, ये इसका ध्रुव हो गया P, और ये इसकी फोकस बिंदु हो गया F, और ये हो गया इसका C। अब अपन को क्या करना है, बिंब को रखना है यहाँ पर। अब बिंब को रख दिया मैंने यहाँ पे, तो एक किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर आई, ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण कहाँ से गुजरेगी, ये गुजरेगी फोकस से। अब ये फोकस से इस प्रकार से गुजर गई, और दूसरी किरण आप कहाँ से गुजारोगे, इसके पास और कोई रास्ता ही नहीं है, तो दूसरी किरण ध्रुव पे लाएगा ये। अब ये ध्रुव पे लाएगा, ये वाली किरण भी इस प्रकार से गुजर जाएगी। अब मुझे ये बात बताओ, ये दोनों किरणें आपस में कभी मिल सकती है क्या? आप कहोगे गुरुजी दोनों किरणें तो दूर दूर जा रही है, तो मिल तो कभी नहीं सकती, तो अपन को इनको पीछे बढ़ा करके मिलाना पड़ेगा। इस प्रकार से पीछे बढ़ा के मिलाएंगे तो ये पीछे बढ़ा करके यहाँ कहीं पर मिलेगा। अब यहाँ कहीं पर मिला, बिंब तो छोटा सा है, प्रतिबिंब बड़ा बन गया, और यानी कि आवर्तित बन गया, सीधा बन गया, और वास्तविक बन गया। यही वाला केस हो गया आपके, है ना। कौन सा केस, कि जब फोकस एफ और ध्रुव के बीच में रखा तो प्रतिबिंब कहां पर बना है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है, पीछे ही बन रहा है, ये देखो दर्पण के पीछे बन गया, और आभासी और सीधा बना है। पीछे बनता तो मैंने आपको बताया किरणों को आभासी तरीके से मिला रहे हैं, तो आभासी सीधा बन गया, और प्रतिबिंब बहुत ही बड़ा बन गया, तो ये बहुत बड़ा भी बन गया। सारे के सारे केसेस आई होप आपकी ये क्लियर हो गए। ये टेबल आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस आप वो सिनेरियो ध्यान रख लो। कौन सा, ये वाला सिनेरियो, कि जब अनंत पर रखेंगे तब तो एफ पर बन जाएगा, जैसे ही अनंत से आगे आएंगे, अनंत और सी के बीच में प्रतिबिंब इन दोनों के बीच में बन जाएगा, जैसे ही सी के ऊपर आएंगे प्रतिबिंब सी पर बन जाएगा, जैसे ही इन दोनों के बीच में जाएंगे प्रतिबिंब सी से और अनंत के बीच चल जाएगा, और जैसे ही एफ पर आएंगे तो प्रतिबिंब अनंत पर बन जाएगा। और जब ये लास्ट वाला केस आएगा, इस लास्ट वाले केस के अंदर प्रतिबिंब सीधा बन जाएगा और आभासी बन जाएगा और दर्पण के पीछे बन जाएगा। आई होप यहां से आपके सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अगला सवाल देखो अपना, है ना। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, जिन विद्यार्थियों ने कॉन्सेप्ट समझा, ये कॉन्सेप्ट आपके आरएस के एग्जाम में भी काम आएगा। अभी थोड़ा सा टाइम तो इन्वेस्ट कर रहे हो आप यहाँ पे अपना, इतनी बेहतरीन चीजें आपको फ्री में कोई पढ़ाता भी नहीं है, ये सारी चीजें आपको अवेलेबल करवा रहा हूं ताकि आपके कोई एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत ना हो। अगला देखो, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति होगी। अच्छा, इस वाले सवाल को अपन ने कर लिया क्या सोल्व, इस वाले सवाल को भी कर लेते। देखो, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा, ये पूछ रहा है कि आभासी कब बनता है, कौन से दर्पण में, अवतल दर्पण में। ये ध्यान रखना है आपको, अवतल दर्पण पूछा है या उत्तल दर्पण पूछा है। अवतल दर्पण यानी इस वाले दर्पण के अंदर आभासी तथा सीधा और बड़ा बनने की स्थिति में बिंब की स्थिति कहां पर होगी। मैंने आपको बताया आभासी और सीधा यहां पर बनता है जब बिंब कहां रखा होता है, फोकस और ध्रुव के बीच में रखा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या करोगे आप, राइट आंसर हो जाएगा ध्रुव तथा फोकस बिंदु एफ के बीच में।
ठीक है साथियों, इस प्रकार से इन सवालों के जवाब आपको देने हैं। ये दूसरा सवाल आ गया होगा आपके सामने। अच्छा, एक सवाल और आ जाएगा इसी से संबंधित, अवतल दर्पण की ही बात कर रहा है। इसके सामने अनंत पर रखे बिंब की प्रतिबिंब प्रकृति कहां होगी? यानी ये जो अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण के सामने जब अनंत पर बिंब रखोगे आप, अनंत से किरण आएगी तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? मैंने आपको बताया परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु एफ पे मिलेगी, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? फोकस बिंदु एफ पर। और कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। वास्तविक उल्टा किस में दिख रहा है? क्या ये रहा वास्तविक और उल्टा। और अवतल दर्पण में तो ये आप रामबाण आजमा लो, अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, सिवाय एक कंडीशन के, जब आप बिंब को कहां पर? फोकस बिंदु एफ और ध्रुव पी के बीच में रखोगे। इन दोनों के अलावा बाकी हर केस के अंदर प्रतिबिंब आभासी वास्तविक और उल्टा बनता है, तो ये उत्तल दर्पण में वास्तविक उल्टा बन जाएगा। अगला देखो, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सौर भट्टियां जो होती है ना, सौर भट्टियों में क्या करना होता है? सौर भट्टियों में प्रकाश को सारे को एक जगह एकत्रित करना होता है, तो एक जगह एकत्रित करने के लिए कौन सा दर्पण काम में लेंगे? अवतल दर्पण ही काम में लेंगे। अवतल दर्पण ही होता है जो क्या करता है? किरणों को एक जगह एकत्रित करके मिला देता है, जबकि उत्तल दर्पण में तो किरण आएगी और फैल जाएगी। क्यों? क्योंकि ये तो उत्तल दर्पण अपसारी होता है, ये अभिसारी होता है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब एफ तथा सी के बीच बनने हेतु बिंब की स्थिति क्या होनी चाहिए? ये वापस वही सवाल पूछ लिया आपसे। ये बोल रहा है कि अवतल दर्पण को लेना, आपको ये वाला अवतल दर्पण लेना है, इसमें प्रतिबिंब जो है वो एफ और सी के बीच बनना चाहिए। यानी कि प्रतिबिंब जो है ये आपका सी है और ये एफ है, प्रतिबिंब बोल रहा है एफ और सी के बीच बनना चाहिए। इसके लिए वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए? मैंने आपको बताया जब अनंत पर होता है तो प्रतिबिंब एफ पे बनता है, और जैसे ही अनंत और सी के बीच में आप बिंब को रखोगे तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बन जाएगा। यही आपसे कह रहा है कि प्रतिबिंब एफ और सी के बीच बनना चाहिए, तो एफ और सी के बीच प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को सी और अनंत के बीच रखना पड़ेगा। कहां पर रखना पड़ेगा? सी और अनंत के बीच, यानी कि सी से परे। सी पर तो नहीं रखेंगे, कहां पर रखेंगे? सी से परे। सी से परे ही हो गई ना ये, तो ये सी से परे, सी से परे का मतलब यही हो गया सी और अनंत के बीच में। अगला देखो, उत्तल दर्पणों का उपयोग होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल साथियों। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, तीनों के उपयोग आपको ध्यान रखना है। तो अपन पहले बात कर लेते हैं उत्तल दर्पणों के उपयोग की। उत्तल दर्पणों का उपयोग कहां होता है? वाहन की हेडलाइट में, शेविंग मिरर में, वाहन के पश्च दर्पण में, या फिर सर्च लाइट में। तो साथियों, मेरे प्यारे साथियों, आप इसको इस चीज से समझो कि उत्तल दर्पण जो होता है ना, उसका उपयोग एक ही जगह पर किया जाता है, वो भी कहां पर? वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण को देखने के लिए। इसको क्यों किया जाता है? एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। उत्तल दर्पण करता क्या है? अपन को, मुझे एक बात बताओ, आपको क्या करना होता है? आपको वाहन के दर्पण में क्या चीज देखनी होती है? पीछे की बड़ी चीज को छोटा देखना होता है ना? और आप मुझे बताओ, प्रतिबिंब छोटा किस में बनता है? उत्तल दर्पण में बनता है ना छोटा। उत्तल दर्पण क्या करता है? बहुत सारे बड़े दृश्य एरिया को कवर करके छोटा सा बना के दिखा देता है। इसलिए वाहनों का जो साइड का दर्पण होता है उसमें उत्तल दर्पण का अपन प्रयोग करते हैं। तो ये जो उत्तल दर्पण होता है उसमें वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों में प्रयोग किया जाता है, किसका? उत्तल दर्पण का। बाकी वाहन की जो हेडलाइट होती है ना, अपनी गाड़ी के सामने की हेडलाइट होती है, चाहे आपकी जो सर्च लाइट होती है, सर्च लाइट में भी एक फिक्स स्ट्रेंथ के अंदर समांतर किरण पुंज जाती है। या फिर उसके अलावा डॉक्टर जो चेक करता है दांतों को चेक करने के लिए जिस लाइट का इस्तेमाल करता है ना, परावर्तन के लिए, उन सारी की सारी चीजों में। या फिर शेविंग मिरर के अंदर भी क्या होता है कि हम उसके सामने बैठे हुए हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है? हमारा बड़ा प्रतिबिंब दिखा रहा है। उत्तल दर्पण तो प्रतिबिंब को छोटा दिखाता है और अवतल दर्पण प्रतिबिंब को बड़ा दिखाता है। उत्तल दर्पण तो बड़ी चीज को छोटा करके दिखाता है और अवतल दर्पण जो होता है वो छोटी चीज को बड़ा करके दिखाता है। तो हमें शेविंग दर्पण अपन काम में लेते हैं ना, ताकि अपन बैठे हुए होते हैं सामने मिरर के अंदर, बड़े दिखते हैं। जिम के अंदर जो आपके दर्पण काम में होते हैं, बड़े दिखते हैं अपन उसके अंदर, है ना? तो वो सारे के सारे दर्पणों में, चाहे शेविंग दर्पण है, चाहे जिम के दर्पण है, चाहे वाहन की हेडलाइट है, चाहे सर्च लाइट है, इन सब में कौन सा दर्पण काम में आता है? इन सब में अवतल दर्पण काम में आता है। अवतल दर्पण, ये चीज छाप के रख लेना, अवतल दर्पण के प्रयोग आपसे पूछ सकता है। तो 1, 2 और ये तीसरा केस, ये वाला तीसरा केस, ये तीनों केस अवतल दर्पण में आते हैं। बाकी वाहन की पश्च लाइट में उत्तल दर्पण प्रयोग होता है। अगला कह रहा है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगी? वक्रता त्रिज्या r जो है ये आपको दे दी 20 सेंटीमीटर। आपसे पूछा फोकस दूरी, मैंने आपको बताया ही है, r इक्वल्स टू क्या होता है? 2f होता है। तो f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? r/2, यानी कि फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या की आधी, यानी कि 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब आप कहोगे सर 10 सेंटीमीटर तो यहाँ पर ये भी दे रखी है, ये भी दे रखी है, तो प्लस लूँ या माइनस लूँ? मैं आपको बता चुका हूँ। बात किसकी करिए? अवतल दर्पण की करिए। अवतल दर्पण ऐसा होता है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक साइड में होती है, न कि धनात्मक साइड में। उधर धनात्मक होता है, इधर ऋणात्मक होता है, जहां पर ये ध्रुव होता है, तो ऋणात्मक होगी, यानी कि -10 सेंटीमीटर होगी। अगला देखो, दर्पण का सूत्र है, एक सिंपल सा ध्यान रखो, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये आपके दर्पण का सूत्र होता है, जहां पे f तो फोकस दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी है और u बिंब की दूरी है। अब ऐसा कहां पे दिख रहा है आपको?
ऑप्शन सी 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, थोड़ा सा घुमा के दे सकता है, बाकी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आपको बस ये ध्यान रख लेना, इसको इधर उधर भी घुमा सकता है, जैसे ये 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u, ऐसा भी दिखा सकता है आपको 1/f माइनस 1/u, जैसे 1/u को इधर ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। अगला देखो, गोलीय दर्पण के आवर्धन को दर्शाया जाता है। ये देखो आवर्धन का कॉन्सेप्ट आपको मैं पीछे भी समझा चुका हूं और यहां पर वापस आ गया। आवर्धन को किससे दर्शाया जाता है? आवर्धन को पहली बात तो m से दर्शाया जाता है, मैं आपको बता चुका हूं, h डैश बटा h, या फिर आवर्धन को आप दिखाओगे माइनस v बटा u। ये दो फॉर्मूले होते हैं आवर्धन को दिखाने के। ये कह रहा है कि आवर्धन को दर्शाया जाता है प्रतिबिंब व बिंब की ऊंचाई के अनुपात से, तो प्रतिबिंब और बिंब की ऊंचाई के अनुपात से दर्शाया जाता है, सही बात है। अगला कह रहा बिंब की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी v के अनुपात में। पहली बात तो ये बिंब की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि u बटा v दिखाते हैं क्या? नहीं, v बटा u दिखाते हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश व प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि h डैश और v का अनुपात, नहीं, ये वाला भी गलत हो जाएगा। धनात्मक बिंब की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी, बिंब की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये v बटा u होता है, तो इस प्रकार से दर्शाते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आवर्धन को कैसे दर्शाया जाता है? प्रतिबिंब व बिंब की ऊंचाई के अनुपात में। ये प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश हो गई और बिंब की ऊंचाई h हो गई। ये देखो, ये जो आवर्धन है आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, यहां से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। मैं आपके सामने लेके भी आया हूं कि गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन वह आपेक्षिक विस्तार है जिससे ये ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है, यानी कि बिंब जो है वो प्रतिबिंब जो है वो बिंब से कितना बड़ा बना है, ये चीज दिखाता है आपका आवर्धन। बिंब की h जो है वो बिंब की ऊंचाई तथा h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई हो तो गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन h डैश बटा h, यानी कि ये इस प्रकार से दर्शाया जाता है। या फिर आवर्धन को माइनस v बटा u से भी दर्शाया जाता है, माइनस v बटा u को से भी दर्शाया जाता है। दोनों ही केस होते हैं इसके अंदर। कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना, पहली बात तो बात किसका कर रहा है? अवतल दर्पण की बात कर रहा है। अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि इसने बात बोल दी अवतल दर्पण है, इसके सामने 10 सेंटीमीटर पर आपने क्या रखा है? कोई बिंब रखा है, यानी कि 10 सेंटीमीटर पर क्या रखा है आपने? 10 सेंटीमीटर पर u रखा है। और आपको पता है अवतल दर्पण कैसा होता है? अवतल दर्पण होता है ऐसा, यानी कि यहां पर ये 0 है, तो अवतल दर्पण में अपन बिंब की दूरी को कैसा लेंगे? ऋणात्मक लेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का 10। इसने यही बोला अपने सामने, उसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या कोई बिंब रखा हुआ होता है, उस बिंब को 3 गुना आवर्धित करता है। 3 गुना आवर्धित करता है, यानी कि आवर्धन कैसा हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। m का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और ये क्या कह रहा है? 3 गुना आवर्धित करता है और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वास्तविक बन रहा है। अब पूछ रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, यानी कि प्रतिबिंब जो बन रहा है वो दर्पण से कितनी दूरी पर बन रहा है। अपना जो आवर्धन का फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू, इस फॉर्मूले के अंदर अपन को चीजें पुट करनी है। अब चीजें पुट करने के लिए इसने अपन को 3 चीजें दे दी। एक तो बिंब की दूरी दे दी माइनस का 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और प्रतिबिंब की दूरी v अपन से पूछी है और आवर्धन दे दिया अपन को कितना? 3। तो अपन से पूछ रहा है कि ये जो बिंब है ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, कितनी दूरी पर बनेगा ये अपन को निकालना है। तो ये चीजें इसके अंदर अपन पुट करके देखते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखो, मैंने आपको एक चीज क्या बताई थी कि अगर प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वास्तविक बन रहा है, तो आवर्धन हमेशा किस में आएगा? ऋणात्मक में आएगा। और अगर प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? आभासी बन रहा है, तो आवर्धन हमेशा कैसा आएगा? धनात्मक आएगा। ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो आवर्धन है ये कह रहा है कि 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब दर्शाता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्शाता है, आवर्धन का मान अपन को किसमें लेना पड़ेगा? माइनस के अंदर लेना पड़ेगा। यहां से अपन प्रतिबिंब की दूरी निकालेंगे। अब देखो m का मान तो -3 रख दो, इज इक्वल्स टू माइनस यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है सूत्र में, और v अपन को निकालना है, और u का मान कितना है? u का मान माइनस का 10 है, तो ये u का मान माइनस का 10 इस प्रकार से रख दिया। अब ये 10 जब इससे आएगा 3 से गुणा होगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, 30 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस का v हो जाएगा, यानी कि इस माइनस को इधर भेजोगे तो माइनस का 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो प्रतिबिंब माइनस के 3 सेंटीमीटर पर बनेगा। तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? माइनस के 30 सेंटीमीटर पर। इसका मतलब प्रतिबिंब भी इसी साइड में बनेगा। अगर बिंब को आपने 10 सेंटीमीटर पर रखा है इस प्रकार से 10 सेंटीमीटर पर, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा इस जगह पर 30 सेंटीमीटर दूरी पर। समझ गए आप? और ये क्या कह रहा है? 3 गुना बड़ा बन रहा है, यानी कि ये बिंब जितना है उससे 3 गुना बड़ा बन रहा है। मैंने आपको बताया जैसे जैसे दर्पण के पास जाते हैं प्रतिबिंब बड़ा होता जाता है। अपन जैसे जैसे दर्पण के पास जाएंगे, अवतल दर्पण के पास, प्रतिबिंब दूर जाता जाएगा और बड़ा बनता जाएगा। तो इसमें आंसर क्या आएगा? माइनस का 30। आप कहोगे गुरुजी कैसे कैसे लिया? सिंपल सी बात है, जब भी आवर्धन की बात करें, वास्तविक की बात करें, तो आवर्धन हमेशा ऋणात्मक ही होगा, और अगर आवर्धन धनात्मक है तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? आभासी बन रहा है। ये बात ध्यान रखना।
अगला देखो, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो संभवतः दर्पण है, यानी कि हमेशा प्रतिबिंब सीधा ही प्रतीत होगा। हमेशा प्रतिबिंब सीधा किस में प्रतीत होता है? एक तो मैंने आपको बताया उत्तल दर्पण के अंदर हमेशा प्रतिबिंब सीधा ही दिखता है। कैसा दिखता है? सीधा ही दिखता है। जबकि अवतल दर्पण में 5 केस में तो प्रतिबिंब उल्टा दिखता है, सीधा केवल एक ही केस में दिखता है। ये पूछ रहा है कि सदैव सीधा होना चाहिए, तो सदैव सीधा एक तो उत्तल दर्पण में होता है और एक समतल दर्पण में होता है। समतल दर्पण में भी प्रतिबिंब सदैव कैसा दिखाई देता है? सीधा ही दिखाई देता है। तो संभवतः दर्पण कौन सा होगा? केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल या उत्तल। तो राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा? या तो वो समतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है, क्योंकि समतल और उत्तल से हमेशा प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है? वास्तविक बड़ा मतलब आभासी ही दिखाई देता है। अगला सवाल देखो, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब ध्रुव तथा एफ के बीच दर्पण के पीछे छोटा बनता है, तब बिंब की स्थिति बताओ। देखो सवाल को कुछ नहीं करना, आपको ध्यान से पढ़ना है। बात करिए इसने किसकी? उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण की बात करिए, यानी कि ऐसा वाला दर्पण है ये, ऐसा वाला दर्पण है उत्तल दर्पण, जिसकी अंदर की सतह लेपित है, बाहर उभरे हुए पार्ट से उत्तल में ऊ आ रहा है, तो उभरा हुआ पार्ट क्या करेगा? परावर्तन का काम करेगा। मैं प्रतिबिंब कहां रखा हुआ है? प्रतिबिंब कहां बन रहा है? ध्रुव और एफ के बीच, यानी कि यहां पर अगर आपका एफ है और ये अगर ध्रुव पी है, एफ और ध्रुव पी के बीच में अगर प्रतिबिंब बन रहा है और पीछे बन रहा है, यानी दर्पण के पीछे बन रहा है और छोटा बनता है, तो बिंब की स्थिति कैसी होगी? मैंने आपको बताया था उत्तल दर्पण में बिंब की केवल दो ही स्थितियां होती है, या तो आप बिंब को कहां पे रख दो? अनंत पे रख दो, या फिर इस ध्रुव और अनंत के बीच में कहीं पे रख दो। और ध्रुव और अनंत के बीच में जब कहीं पे रखेंगे तो इस प्रकार से जो किरण आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण वापस फोकस से गुजरती है, तो ये इस प्रकार से फोकस से गुजरेगी, और दूसरी किरण जो आप यहाँ ध्रुव पे डालोगे वो अपवर्तन के पश्चात इधर से गुजरेगी, तो इस प्रकार से किरण जाएगी और ये प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस बिंदु एफ और पी के बीच बनेगा। ये किसमें? उत्तल दर्पण के अंदर होता है। ये आपसे पूछ रहा है कि बिंब की स्थिति कहां होगी? बिंब की स्थिति अनंत तथा दर्पण के ध्रुव पी के बीच होगी। पहला ही ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, अनंत और दर्पण के ध्रुव पी के बीच होगी। एक तो कह रहा अनंत पर, अनंत पर तो होगी नहीं, अनंत पर अगर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? सीधा का सीधा फोकस बिंदु एफ पर बन जाएगा। अगर अगला कह रहा सी से परे, तो उत्तल दर्पण में तो मेरे भाई सी होता ही उधर है, सी पर केस ही नहीं होता है। सी मतलब सी पर तो आप रख ही नहीं सकते ना, इसमें तो सी कहां है? सी तो उधर है, उधर वस्तु को रखोगे तो ये परावर्तित कैसे करेगा? अगला कह रहा सी व एफ के बीच, तो ये वाला भी केस नहीं होता इसमें, ये वाला भी केस नहीं होता। केस केवल दो ही होते हैं, जिनमें से अपन से पूछा है कि छोटा प्रतिबिंब बनता है और दर्पण के पीछे, और ध्रुव और एफ के बीच, इन दोनों के बीच बनेगा, तो यहां बनेगा। इसके लिए बिंब आपको कहां रखना पड़ेगा? ये आपका पी है, पी और अनंत के बीच रखना पड़ेगा। चलो अब ये आपके सामने लास्ट प्रश्न है, यहां अपने पूरे के पूरे परावर्तन के प्रश्न खत्म होते हैं, और ये इस परावर्तन से संबंधित ही मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं। जो विद्यार्थी मुझे इस प्रश्न का जवाब देगा कमेंट बॉक्स में आकर के, पहला प्रश्न है कि कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? लेंस बनाने के लिए इनमें से कौन सा पदार्थ प्रयुक्त नहीं होता है? ये तो आसान सी बात है, अपवर्तन का सवाल है, इसका जवाब दे देना। दूसरी बात, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीता तथा बिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए? ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया अवतल दर्पण का, 5 केसेस, उसी के आधार पे इसका जवाब देना है। जो विद्यार्थी इन दोनों सवालों का मुझे जवाब देगा ना, उस विद्यार्थी को अपनी जो पशु परिचर की टेस्ट सीरीज है उसे मैं 50% ऑफ दूंगा। ठीक है, मैं सर से रिक्वेस्ट करके आप लोगों के लिए स्पेशली करवा दूंगा। जो विद्यार्थी मुझे इस सवाल का जवाब देगा, आपको करना क्या है? इस सवाल का कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, अपने उस जवाब का स्क्रीनशॉट लेना है, और स्क्रीनशॉट लेके ये वाला नंबर लिखो 8852899123, इस वाले नंबर पर वो स्क्रीनशॉट भेज देना। ठीक है, और आपके एप्लीकेशन में जो लॉगिन नंबर है वो नंबर भी भेज देना। पशु परिचर की जो टेस्ट सीरीज है उसमें अगर अभी आप NR21 का कोड यूज कर रहे हो तब तो आपको केवल 21% का डिस्काउंट मिल रहा है। और जो विद्यार्थी सीरियस है, पढ़ाई कर रहे हैं, वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं और मुझे इस सवाल का जवाब देंगे, उनको मैं 50% का डिस्काउंट दिलवा दूंगा पशु परिचर की टेस्ट सीरीज के अंदर। आपको बस स्क्रीनशॉट भेजना है इस वाले नंबर पे। अच्छा, जो विद्यार्थी टेस्ट सीरीज ऑलरेडी परचेस कर चुके हैं ना, उनको भी कोई ना कोई और मैं मेरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा दूंगा। आप वो स्क्रीनशॉट इस वाले नंबर पे व्हाट्सएप कर देना कमेंट करने के बाद में। ठीक है साथियों, तो यहां पर अपनी क्लास होती है कंप्लीट, और अब आपका मतलब ये आपकी जिम्मेदारी है कि कितना बेहतरीन तरीके से आप पढ़ते हो। मैं मेरी तरफ से बेहतरीन प्रयास कर रहा हूं कि आपको बेटर से बेटर कंटेंट दे सकूं। तो ये वाली क्लास अपन यहीं पर एंड करते हैं। अगली क्लास जो होगी आपकी आनुवांशिकी से संबंधित शब्दावली, उसके अंदर अपन मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।